पक्ष इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज अर्जुन कपूर की कुल संपत्ति 300 अरब से अधिक हो चुकी थी। भले ही राष्ट्रीय स्तर पर ना सही, लेकिन हैदराबाद में वह शीर्ष लोगों में से एक बन चुका था। अब ये कहा जा सकता था कि एक व्यक्ति एक समृद्ध परिवार के बराबर है। क्या अर्जुन कपूर को ललित चौहान द्वारा बताए गए रहस्यमय हैदराबाद के सबसे बड़े आदमी से डर लगेगा? अगर वह आदमी सामने आने की हिम्मत करेगा तो अर्जुन कपूर उसे टक्कर देने में कोई हिचकिचाहट नहीं करेगा और देखेगा कि असली बड़ा आदमी कौन है। अर्जुन कपूर के दबंग जवाब को सुनकर वहां मौजूद मेहमानों में उत्साह की लहर दौड़ गई। बॉस अर्जुन शानदार हैं। देखो ललित चौहान, ये हैदराबाद के नंबर 1 भूमिगत बॉस की असली शैली है। श्री अर्जुन महान है। मौके पर मौजूद लोगों ने फिर से अर्जुन कपूर को खुश करने की पूरी कोशिश की। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं हस्ताक्षर कर दूंगा। ललित चौहान ने अर्जुन कपूर को आत्मसमर्पण करने वाली नज़रों से देखा। हालांकि उसने पहले अर्जुन कपूर को डराने की कोशिश की थी, लेकिन उसका इरादा वास्तव में ईमानदार था। उसके पीछे खड़ा बड़ा व्यक्ति वाकई खतरनाक था। इसके बाद ललित चौहान ने कलम उठाए और समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। तुम्हारे पीछे खड़ा रहस्यमयी व्यक्ति कौन है? वैदेही देशमुख ने पूछा। यह अगर तुम मुझे मार भी डालो तो भी मैं नहीं बताऊंगा। ललित चौहान ने जवाब दिया। अगर उसने इसका खुलासा कर दिया तो शायद पूरे हैदराबाद में उसके लिए कोई जगह नहीं बचेगी। यही उस बड़े आदमी का खौफ था। चलो चलते हैं। समझौते को लेकर अर्जुन कपूर और वैदेही देशमुख बाहर चले गए। वापस आने के बाद अर्जुन कपूर और वैदेही देशमुख ने आगे की योजना पर चर्चा की। ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि आज का इनाम आ गया। दिन 76वें दिन के अलगाव पर इनाम अग्निवीर प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप का 5% स्वामित्व, जो दकिया में दूसरा सबसे बड़ा सुरक्षा समूह है। पहले शांत दिखने वाले अर्जुन कपूर का चेहरा यह इनाम देखते ही चमक उठा। वाह! उन्होंने पहले ये सोचकर निराशा जताई थी कि जैसे जैसे उनकी संपत्ति बढ़ी और उनके संपर्क मजबूत हुए, नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप जो देश में 20वें स्थान पर था, अब पर्याप्त नहीं था। लेकिन अब सिस्टम ने सीधे दकिया में दूसरे स्थान पर काबिज अग्निवीर प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप का स्वामित्व उन्हें इनाम के रूप में दे दिया। अर्जुन कपूर ने तुरंत अग्निवीर प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप की स्थिति की जांच की। अग्निवीर प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप की कुल संपत्ति लगभग 200 अरब थी। ये दकिया में दूसरे स्थान पर था और पहले स्थान पर काब सुवर्ण कवच सिक्योरिटी ग्रुप से थोड़ा ही पीछे था। इसके पास कई व्यवसाय थे, जैसे व्यक्तिगत सुरक्षा, संपत्ति सुरक्षा आदि। सबसे खास बात यह थी कि अग्निवीर प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप विदेशी सशस्त्र सुरक्षा, समुद्री सशस्त्र एस्कॉर्ट और विदेशी विशेष ड्राइविंग सेवाएं भी प्रदान करता था। इसका व्यवसाय केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मजबूत था। इसके पास विदेशी क्षेत्रों में थल हथियार और यहां तक कि बख्तरबंद वाहन भी थे और इसकी ताकत नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप से कहीं अधिक थी। यह अग्निवीर प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप तो बहुत शक्तिशाली है, अर्जुन कपूर ने सराहना की। पहले नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप की रैंकिंग बहुत नीचे थी और इसे ऊपर लाने में बहुत परेशानी थी। लेकिन अब अग्निवीर प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप पहले से ही दकिया में दूसरे स्थान पर था और अर्जुन कपूर को पूरा भरोसा था कि वह इसे और आगे बढ़ाकर दकिया का नंबर 1 सुरक्षा समूह बना सकता था। इस बार मिले 5% स्वामित्व की कीमत लगभग 10 अरब थी। इसे जोड़ने के बाद अर्जुन कपूर की कुल संपत्ति 300 अरब के पार पहुंच गई। अब से अर्जुन कपूर हैदराबाद में एक ऐसा व्यक्ति बन गया था जो हैदराबाद को हिला सकता था। दोपहर में आभार प्रकट करने के लिए वैदेही देशमुख ने स्वयं खाना बनाया और अर्जुन कपूर की मेहमान नवाजी की। खाने के बाद अर्जुन कपूर हैदराबाद रॉयल कॉटन होटल लौट गया। रास्ते में अर्जुन कपूर यह सोच रहा था कि क्या उसे रेड्डी परिवार के गुप्त विदेशी व्यवसाय हंटिंगटन ग्रुप को निशाना बनाकर शुरुआत करनी चाहिए। एक बार अगर हंटिंगटन ग्रुप दिवालिया हो गया तो रेड्डी परिवार के पास कोई बैकअप योजना नहीं बचेगी और वे पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। यही सोचकर अर्जुन कपूर ने सीधे अपने विदेशी व्यवसायों को आदेश दिया कि वे हंटिंगटन ग्रुप पर हमला शुरू करें। दोपहर में निखिल रेड्डी 2 महत्वपूर्ण खबरें लेकर आया जो रेड्डी परिवार से जुड़ी थी। अध्याय 382। सबसे पहले निखिल रेड्डी ने अर्जुन कपूर को बताया कि उसने पता लगाया है कि रेड्डी कैपिटल ग्रुप पर हमला करने के लिए जिस कंपनी ने साझेदारी की योजना बनाई थी उसका नाम हितांश ग्रुप था, जो बहुत शक्तिशाली था। इसलिए उसने अर्जुन कपूर से सतर्क रहने को कहा। हितांश ग्रुप है ना? मुझे याद है। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया और तय किया कि वह बाद में हितांश ग्रुप की स्थिति की जांच करने के लिए किसी को भेजेगा। यह मामला कौन है? बॉस अर्जुन, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने सुना है कि दूसरा भाई जगदीश रेड्डी तुम्हारे खिलाफ एक बड़ा तुरुप का इक्का ले आया है, लेकिन वह व्यक्ति बहुत ही गुप्त है और कोई नहीं जानता कि वह इक्का क्या है। निखिल रेड्डी ने यह बात अर्जुन कपूर को समझाई। कहा जा रहा है कि उसका तुर का इक्का बहुत शक्तिशाली है। एक बार सक्रिय होते ही बॉस अर्जुन खतरे में पड़ सकते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप स्वयं जांच करें कि क्या आपकी तरफ कोई खामी या दोष है। यही वह बात थी जो निखिल रेड्डी को सबसे ज्यादा चिंतित कर रही थी।
तुरुक का इक्का अर्जुन कपूर ने थोड़ी देर विचार किया। उसे अपनी किसी बड़ी कमजोरी का एहसास नहीं था सिवाय इसके कि उसकी कंपनियां बहुत बिखरी हुई थी और प्रबंधन में कुछ समस्याएं थीं। जब वह पहले गोवा में था तो उसने सोचा था कि वह एक बड़ी प्रबंधन कंपनी स्थापित करेगा जो इन सभी व्यवसायों को संभाल सके। लेकिन यह एक बड़ा प्रोजेक्ट था और इसे पूरा करने में समय लगेगा। अर्जुन कपूर की योजना थी कि रेड्डी परिवार के साथ निपटने के बाद वह इस प्रकार की कंपनी स्थापित करने के लिए सही स्थान खोजेगा। अभी रेड्डी परिवार से निपटना उसकी प्राथमिकता थी। मैं खुद इसे फिर से जांचूंगा। अगर कोई खबर मिले तो मुझे तुरंत सूचित करें। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। फोन काटने के बाद अर्जुन कपूर ने खुद इस मामले की जांच के लिए लोगों को भेजना शुरू कर दिया। दोपहर में अर्जुन कपूर ने अग्निवीर प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप से संपर्क किया जिसे उसने हाल ही में अपने नियंत्रण में लिया था और कुछ व्यवस्थाएं की। समय धीरे धीरे बीतता गया। शाम होते ही अर्जुन कपूर को अचानक वैदेही देशमुख का फोन आया। बॉस अर्जुन, क्या आपके पास समय है? तुरंत आइए, वैदेही देशमुख ने घबराहट से पूछा। क्या हुआ? अर्जुन कपूर ने उलझन में पूछा। बॉस अर्जुन, अभी अभी मेरे मेंशन में एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी आया। उसने आते ही आपसे मिलने की मांग की, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि वह कौन है। वैदेही देशमुख ने समझाया। उसके हाव भाव और बातों को देखकर मैं अनुमान लगा रही हूं कि उसकी पहचान और पृष्ठभूमि बहुत जटिल हो सकती है। मुझे संदेह है कि यह वही रहस्यमय शीर्ष व्यक्ति हो सकता है जिसके बारे में ललित चौहान ने बताया था। वैदेही देशमुख ने अनुमान लगाया। डिंग अस्थायी मिशन जारी। वैदेही देशमुख के अनुरोध को स्वीकार करें। उनके मेंशन जाएं, रहस्यमयी बूढ़े व्यक्ति से मिले और समस्या हल करें। मिशन इनाम 61 वृद्धि अंक। मिशन इनाम 349 अनुभव अंक। वैदेही देशमुख की बात खत्म होते ही सिस्टम की आवाज गूंजी। पहले जब ये द्वितीय स्तर प्रणाली थी तो सिस्टम द्वारा दिए गए वृद्धि अंक आमतौर पर केवल कुछ अंक या 10 से अधिक होते थे। लेकिन अब तीसरे स्तर प्रणाली में अपग्रेड होने के बाद वृद्धि अंक अचानक 60 से अधिक हो गए थे, जो एक अच्छी बात थी। सच में अर्जुन कपूर तुरंत सतर्क हो गया। ठीक है, मैं अभी उससे मिलने आता हूँ। अर्जुन कपूर ने सहमति दे दी। फोन काटने के बाद अर्जुन कपूर सीधे वैदेही देशमुख के मेंशन की ओर निकल पड़ा। रास्ते में अर्जुन कपूर ने एक संदेश का जवाब दिया। जब अर्जुन कपूर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वैदेही देशमुख के मेंशन के बाहर 20 से अधिक काले कबों में सुरक्षाकर्मी खड़े थे। अर्जुन कपूर की नज़र उन लोगों पर पड़ी। एक अर्ध प्रशिक्षित व्यक्ति के रूप में अर्जुन कपूर ने तुरंत पहचान लिया कि यह लोग साधारण नहीं थे। इन लोगों की समग्र गुणवत्ता नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप की विशेष बल टीम के सदस्यों के बराबर थी। अर्जुन कपूर ने अनुमान लगाया कि यह लोग शायद पूर्व विशेष बल सैनिक थे या कुछ शक्तिशाली प्रशिक्षित लोग थे। ये रहस्यमयी बूढ़ा व्यक्ति जिसने अचानक मुलाकात का अनुरोध किया था, निश्चित रूप से सामान्य व्यक्ति नहीं था। उसने अपनी कार पार्क की और सीधे वैदेही देशमुख के मेंशन में प्रवेश कर गया। जल्द ही अर्जुन कपूर को वह रहस्यमयी बूढ़ा व्यक्ति दिखा जिसके बारे में वैदेही देशमुख ने बात की थी। यह एक तांग सूट पहने हुए वृद्ध व्यक्ति था। हालांकि वह बूढ़ा था लेकिन उसकी उपस्थिति अभी भी प्रभावशाली थी और वह एक शक्तिशाली व्यक्ति की तरह लग रहा था। क्या तुम ही अर्जुन कपूर हो? जब अर्जुन कपूर ने उस रहस्यमयी बूढ़े व्यक्ति को देखा तब वह बूढ़ा भी अर्जुन कपूर को देख रहा था। क्या तुम ही ललित चौहान के पीछे का संचालक हो? अर्जुन कपूर ने पूछा। तुम बहुत चतुर हो, रहस्यमयी बूढ़े व्यक्ति ने और दिखावा नहीं किया और सीधे स्वीकार कर लिया। मैं गौरव सक्सेना हूँ, रहस्यमयी बूढ़े व्यक्ति ने खुद को परिचित कराया। जल्द ही गौरव सक्सेना ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक बटन दबाया और उसके 40 से अधिक प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड वैदेही देशमुख के मेंशन में घुस आए। हिंसक झड़प शुरू हो गई। स्थिति अचानक गंभीर हो गई। अध्याय 383। तुम्हें क्यों लगता है कि ज्यादा लोग होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? अर्जुन कपूर ने पलटकर पूछा। संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण ताकत होती है। हाँ, तुमने देखा होगा कि हमले दोगुने थे लेकिन मेरे बॉडीगार्ड्स ने उन्हें संभाल लिया। असली मायने ताकत रखती है, संख्या नहीं, गौरव सक्सेना ने उत्तर दिया। तुम सही कह रहे हो, ताकत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या ऐसा संभव नहीं है कि जब ताकत समान हो तो अधिक संख्या वाले को बढ़त मिल जाए? अर्जुन कपूर ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा। फिर उसने उल्टी गिनती शुरू कर दी। 3 2 1। अर्जुन कपूर की गिनती सुनकर गौरव सक्सेना ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। अर्जुन, कृपया बेकार की बातों में समय बर्बाद मत करो। गिनती करने से क्या फ़ायदा? यह मेंशन पहले ही मेरे बॉडीगार्ड्स के नियंत्रण में है। तुम अभी भी अच्छे हो। लेकिन गौरव सक्सेना अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि जैसे ही अर्जुन कपूर की गिनती खत्म हुई, अचानक एक अप्रत्याशित घटना घटी। मेंशन के बाहर से एक बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तेजी से अंदर घुसे। उनकी संख्या अधिक होने के कारण उन्होंने बाहर तैनात गौरव सक्सेना के बॉडीगार्ड्स को आसानी से हटा दिया। अर्जुन कपूर के अग्निवीर प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप के पेशेवर सुरक्षाकर्मी आ चुके थे। आज दोपहर अर्जुन कपूर ने अग्निवीर प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप से संपर्क किया था और सतर्कता के तौर पर उसने वहां से सैकड़ों शक्तिशाली सुरक्षाकर्मियों को नियुक्त किया था।
अर्जुन कपूर का मूल उद्देश्य रेड्डी परिवार की संभावित गड़बड़ियों से बचाव करना था, लेकिन संयोग से उसका सामना गौरव सक्सेना से हो गया। रास्ते में अर्जुन कपूर को अग्निवीर प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप का फोन आया, जिन्होंने उसे सूचित किया कि वे हैदराबाद पहुंच चुके हैं। अग्निवीर प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप का मुख्यालय मुंबई में है, जो हैदराबाद से ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए वे दोपहर में ही यहां पहुंच गए। अर्जुन कपूर ने तुरंत अपने सुरक्षाकर्मियों को वैदेही देशमुख के मेंशन भेज दिया। इसी कारण वह अब तक गौरव सक्सेना से बातों में उलझा रहा था ताकि उसके सुरक्षाकर्मी समय पर पहुंच सके। जैसे ही अर्जुन कपूर के सैकड़ों शक्तिशाली सुरक्षाकर्मी अंदर घुसे, उन्होंने गौरव सक्सेना के लोगों को चारों ओर से घेर लिया। पल भर में ही हालात पूरी तरह बदल गए। अब गौरव सक्सेना और उसके लोग पूरी तरह कमजोर नजर आ रहे थे। मैंने कहा था, जब ताकत समान हो तो ज़्यादा संख्या वाले को बढ़त मिलती है। अब तुम्हारा क्या कहना है? अर्जुन कपूर ने सौम्य मुस्कान के साथ कहा। गौरव सक्सेना का चेहरा थोड़ा फड़क गया। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इतने शक्तिशाली लोग तुमने कहाँ से जुटाए? गौरव सक्सेना बेहद हैरान था। उसके पेशेवर बॉडीगार्ड्स दुनिया भर से चुने गए थे और उसने उन पर बहुत धन और समय खर्च किया था। कई वर्षों में उसने मुश्किल से 40 से अधिक मास्टर सुरक्षाकर्मी जुटाए थे। आज वह सभी को एक साथ लेकर आया था, लेकिन अर्जुन कपूर के पास सैकड़ों ऐसे शक्तिशाली लोग थे जो गौरव सक्सेना की समझ से बाहर था। अर्जुन कपूर ने अग्निवीर प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप के सुरक्षा कप्तान की ओर देखा। हम अग्निवीर प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप के विशिष्ट सुरक्षाकर्मी हैं, गुंडे नहीं। सुरक्षा कप्तान ने तुरंत उत्तर दिया, क्या तुम लोग अग्निवीर प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप, जो देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, के सुरक्षाकर्मी हो? गौरव सक्सेना हिल गया। उसे अग्निवीर प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप के नाम की जानकारी थी और यह भी पता था कि उनके सुरक्षाकर्मी कितने कुशल और शक्तिशाली होते हैं। अब ये समझ में आया कि अर्जुन कपूर के पास इतने शक्तिशाली लोग क्यों थे। वे अग्निवीर प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप के थे, नहीं, लेकिन अग्निवीर प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप के सुरक्षाकर्मी इतनी आसानी से नहीं मिलते। बुकिंग अगले साल तक भरी हुई है और पेशेवर सुरक्षाकर्मियों की संख्या 20 से अधिक नहीं हो सकती। तुमने 100 से अधिक लोग कैसे जुटाए? गौरव सक्सेना और अधिक उलझन में पड़ गया। मैं उन लोगों जैसा नहीं हूं, अर्जुन कपूर ने उत्तर दिया। तुम उन लोगों से कैसे अलग हो? क्या तुम्हारे पास उनसे ज़्यादा पैसा है? गौरव सक्सेना को अर्जुन कपूर की बात पर भरोसा नहीं हुआ। ये कहा जाता है कि चेन्नई शहर में एक बड़ा परिवार, जिसकी संपत्ति सैकड़ों अरबों में थी, ने अग्निवीर प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप से 80 पेशेवर बॉडीगार्ड्स किराए पर लेने की कोशिश की थी और इसके लिए भारी रकम देने को तैयार था, लेकिन उन्हें भी यह सुविधा नहीं मिल सकी। तो क्या यह आदमी उस अरबपति परिवार से भी ज़्यादा संपत्ति रखता है? मैं अग्निवीर प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप का शेयर धारक हूँ। अब बताओ, मैं उन लोगों से अलग हूँ या नहीं? अर्जुन कपूर ने शांत स्वर में कहा, क्या तुम अग्निवीर प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप के शेयर धारक हो? गौरव सक्सेना अब अपनी जगह पर बैठ नहीं सका। यह आदमी वास्तव में इतनी बड़ी पहचान रखता है? ये गौरव सक्सेना की उम्मीद से परे था। अब उसका अर्जुन कपूर पर दबाव बनाने का प्रयास पूरी तरह विफल हो गया। तुम अग्निवीर प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप के शेयरधारक हो, ये सच में प्रभावशाली है, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे पता चला है कि तुम्हारी रेड्डी परिवार के साथ दुश्मनी है। अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो मेरी सक्सेना ग्रुप तुरंत रेड्डी परिवार के साथ गठबंधन कर लेगी। गौरव सक्सेना ने अपनी सबसे बड़ी जानलेवा चाल निकाली। पहले से ही रेड्डी परिवार कमज़ोर नहीं था। अगर उन्हें सक्सेना ग्रुप जैसा शक्तिशाली सहयोगी मिल जाता तो वे और भी खतरनाक हो सकते थे। कैसा रहेगा? अब डर लग रहा है। गौरव सक्सेना ने आत्मविश्वास से मुस्कुराया। उसे लगा कि वह अभी भी अंतिम विजेता था। डर? अगर तुम्हारी सक्सेना ग्रुप और रेड्डी परिवार गठबंधन कर भी ले तो मैं सक्सेना ग्रुप को भी निपटा सकता हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अर्जुन कपूर ने कंधे उचका दिए। ये चाल उसे डराने के लिए बेकार थी। अब जब उसका सिस्टम तीसरे स्तर पर पहुंच चुका था तो उसकी ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही थी। चाहे सक्सेना ग्रुप और रेड्डी परिवार मिल भी जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अध्याय 384। लड़के, तुम बहुत घमंडी हो। अर्जुन कपूर की बात सुनकर गौरव सक्सेना गुस्से में हंस पड़ा। क्या ये लड़का सच में ये सोच रहा है कि वह आसानी से सक्सेना ग्रुप को खत्म कर सकता है? इस लड़के को सच में कुछ भी कहने की हिम्मत है। क्यों ना ये भी कह दे कि वह आराम से 1 ट्रिलियन बन सकता है और दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। अगर तुम हमारे सक्सेना ग्रुप और मुझे गंभीरता से नहीं ले रहे हो तो फिर मुझे दोष मत देना। गौरव सक्सेना की आंखों में ठंडक चमक उठी, जैसे उसने कोई बड़ा निर्णय ले लिया हो। लेकिन गौरव सक्सेना अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक उसका मोबाइल फ़ोन बज उठा। वह थोड़ा चिढ़ गया और फ़ोन बंद करने ही वाला था, लेकिन जब उसने देखा कि कॉल किसकी है तो वह तुरंत रुक गया। अगर यह कोई और कॉल होती तो वह उसे तुरंत काट देता, लेकिन ये कॉल इतनी महत्वपूर्ण थी कि वह इसे अनदेखा नहीं कर सकता था। गौरव सक्सेना खड़ा हुआ और किसी और जगह जाकर बात करना चाहता था,
लेकिन अग्निवीर प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप के लोग तुरंत उसके सामने आकर खड़े हो गए और रास्ता रोक लिया। उनका संदेश स्पष्ट था, अर्जुन कपूर की अनुमति के बिना गौरव सक्सेना एक कदम भी नहीं चल सकता। ठीक है, गौरव सक्सेना ने दांत भी कर कहा। उसके पास वहीं पर कॉल उठाने के अलावा कोई चारा नहीं था। बॉस गौरव, यहाँ कुछ पुराने दोस्त इकट्ठे हुए हैं, आओ साथ बैठते हैं। फोन के दूसरी तरफ एक आदमी की आवाज आई। ठीक है, मैं तुरंत आता हूँ। गौरव सक्सेना ने तुरंत सहमति दे दी। उसे कहो जब तक मामला हल नहीं होता तुम कहीं नहीं जा सकते। अर्जुन कपूर ने सख्ती से कहा। क्या यह आदमी सच में ये सोच रहा था कि वह यहाँ से चला जाएगा? गौरव सक्सेना अर्जुन कपूर की बात सुनकर और भी गुस्से में आ गया। माफ करना, मैं अभी कहीं नहीं जा सकता, मुझे एक लड़के ने बंधक बना लिया है। गौरव सक्सेना ने बेबस होकर जवाब दिया। क्या सम्मानित सक्सेना ग्रुप का संस्थापक हैदराबाद का शीर्ष उद्योगपति गौरव सक्सेना किसी और के नियंत्रण में? दूसरी तरफ का आदमी बेहद हैरान था। क्या करें, छत के नीचे खड़े आदमी को झुकना ही पड़ता है। अभी मेरी स्वतंत्रता इस आदमी ने छीन ली है। गौरव सक्सेना ने हताशा में कहा। बॉस गौरव, फोन उस आदमी को दो, मैं उससे बात करूंगा। हैदराबाद में कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारे और मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत करे? फोन के दूसरी तरफ के आदमी ने गुस्से में कहा। गौरव सक्सेना का दिमाग तेजी से चलने लगा। सख्ती से देखा जाए तो फोन पर बात कर रहा आदमी उससे भी ऊंचे स्तर का था। अर्जुन कपूर भले ही सक्सेना ग्रुप से ना डरता हो, लेकिन यह आदमी उससे टकराने की हिम्मत नहीं करेगा। अब जब वह खुद आगे बढ़कर बात कर रहा था, तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। ठीक है। गौरव सक्सेना के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आए और उसने अर्जुन कपूर से कहा, एक बहुत शक्तिशाली आदमी तुमसे कुछ शब्दों में बात करना चाहता है। गौरव सक्सेना को उम्मीद थी कि जब अर्जुन कपूर को इस आदमी की असली पहचान पता चलेगी तो वह डर के मारे कांप उठेगा। लेकिन जब उसने फ़ोन अर्जुन कपूर को सौंपा तो उसने बस लापरवाही से फ़ोन उठा लिया और कहा, गौरव सक्सेना आज कहीं नहीं जा सकता और कल भी उसका क्या होगा यह उसकी किस्मत पर निर्भर करेगा। फ़ोन के दूसरी तरफ का आदमी गुस्से में उबल पड़ा। तुम कौन होते हो मुझसे इस तरह बात करने वाले? हैदराबाद में शायद ही कोई ऐसा था जो उससे इस तरह बात करने की हिम्मत करता, लेकिन जैसे ही उसने चिल्लाकर सवाल किया उसने कुछ महसूस किया। तुम ही बॉस अर्जुन कपूर हो? फ़ोन के दूसरी तरफ का आदमी अचानक सतर्क हो गया। तुम मुझे जानते हो? अर्जुन कपूर ने उसके स्वर में बदलाव महसूस किया। बॉस अर्जुन, मैं गोपाल यादव, हैदराबाद यादव परिवार का मुखिया हूँ। दूसरी तरफ का आदमी तुरंत विनम्र हो गया। गौरव सक्सेना स्तब्ध रह गया। यह क्या हो रहा है? उसने सोचा था कि अर्जुन कपूर डर से कांपने लगेगा, लेकिन अब वही शक्तिशाली व्यक्ति अर्जुन कपूर से सम्मान से बात कर रहा था। ओह, तो तुम यादव परिवार के मुखिया हो? अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। बॉस अर्जुन, मैंने आपकी सलाह के अनुसार सोने की खान मालिक से संपर्क किया और बातचीत सफल रही। ये सब आपकी वजह से संभव हुआ। अगर आप ना होते तो इतनी मात्रा में सोना प्राप्त करना मेरे लिए नामुमकिन था। गोपाल यादव ने कृतज्ञता व्यक्त की। बॉस अर्जुन, गौरव सक्सेना और आपके बीच क्या हुआ? गोपाल यादव ने सतर्कता से पूछा। ओह, यह आदमी अर्जुन कपूर ने संक्षेप में पूरी बात बताई। क्या ये गौरव सक्सेना बहुत घमंडी हो गया है? वह आपकी खिलाफत करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? गोपाल यादव ने तुरंत अपना पक्ष बदल लिया और गौरव सक्सेना को जमकर फटकार लगाए। अब गौरव सक्सेना के चेहरे का रंग उड़ गया। अगर यादव परिवार भी अर्जुन कपूर के सामने इतना झुक रहा था तो अर्जुन कपूर की असली शक्ति कितनी बड़ी होगी, यह सोचकर ही उसके पसीने छूट गए। यादव साहब, ये सब एक गलतफहमी थी। गौरव सक्सेना ने जल्दी से सफाई देनी चाहिए। गलतफहमी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बॉस अर्जुन के खिलाफ जाने की? तुम्हें मर जाना चाहिए। गोपाल यादव ने डांटा। अब तुम वहीं क्यों खड़े हो? जल्दी से बॉस अर्जुन से माफ़ी मांगो। गोपाल यादव ने गुस्से में कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वह गौरव सक्सेना को संकेत दे रहा था कि अगर वह अपनी जान बचाना चाहता है तो तुरंत झुक जाए। गौरव सक्सेना को तुरंत बात समझ आ गई। उसने झुककर अर्जुन कपूर से विनम्रता से माफ़ी मांगी। बॉस अर्जुन, मेरी गलती थी, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार हूँ। अब से ललित चौहान के सभी क्षेत्र आपके होंगे। अब हैदराबाद में केवल एक ही अंडरग्राउंड बॉस होगा, बॉस अर्जुन कपूर। गौरव सक्सेना की आवाज़ में विनम्रता थी, लेकिन अर्जुन कपूर अभी भी चुप था। समझते हुए गौरव सक्सेना ने एक विशेष उपहार देने का निर्णय लिया। अध्याय 385। बॉस अर्जुन और रेड्डी परिवार के बीच टकराव है और अब वे पूरी तरह एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। गौरव सक्सेना ने कहा, अब मैं तुम्हें एक बड़ा राज बताने वाला हूँ। लगभग 3 दिन पहले मैं हैदराबाद के एक प्राइवेट क्लब में आराम कर रहा था। जब मैं वहाँ से निकल रहा था तब मेरी अचानक निखिल रेड्डी से मुलाकात हुई। गौरव सक्सेना ने अर्जुन कपूर को ये बात बताई। निखिल रेड्डी? अर्जुन कपूर ने भये चढ़ाए। यही वह आदमी था जिसने दावा किया था कि उसके पास अर्जुन कपूर के खिलाफ तुर्क का इक्का है। उस समय मैंने देखा कि निखिल रेड्डी एक 50 साल के अधेड़ व्यक्ति के साथ उस क्लब में बड़ी गोपनीयता से प्रवेश कर रहा था। जैसे ही उसने मुझे देखा उसने बस जल्दी से हेलो कहा और बिना रुके चला गया।
पहले जब भी निखिल रेड्डी गौरव सक्सेना से मिलता था तो वह उसे खुश करने के लिए लंबी बातें करता था, लेकिन इस बार उसने केवल एक संक्षिप्त अभिवादन किया और चला गया, जिससे गौरव सक्सेना को शक हुआ। जहां तक उस अधेड़ आदमी की बात है, उसने अपना चेहरा छिपाया हुआ था और एक भी शब्द बोले बिना जल्दी से चला गया। गौरव सक्सेना ने एक महत्वपूर्ण विवरण उजागर किया। तब मुझे बहुत जिज्ञासा हुई कि आखिर मामला क्या था, इसलिए मैंने गुप्त रूप से उस अधेड़ व्यक्ति की जांच करवाई। जांच के बिना तो मुझे कुछ नहीं पता चलता, लेकिन जैसे ही मैंने इसकी पड़ताल की, मैं चौंक गया। क्या बॉस अर्जुन को पता है कि वह अधेड़ आदमी कौन था? गौरव सक्सेना ने अर्जुन कपूर की ओर देखा। कौन? अर्जुन कपूर को भी अब दिलचस्पी हो गई। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रेयान ग्रुप का पहला उपाध्यक्ष विक्रम खन्ना था। गौरव सक्सेना ने जवाब दिया, विक्रम खन्ना। ये सुनकर अर्जुन कपूर थोड़ा चौंक गया। विक्रम खन्ना, जो वर्तमान में रेयान ग्रुप का पहला उपाध्यक्ष था, अर्जुन कपूर के अधीन रेयान ग्रुप में दूसरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। अर्जुन कपूर तुरंत समझ गया। निखिल रेड्डी का तथाकथित रूप का इक्का सबसे अधिक संभावना थी कि उसने विक्रम खन्ना को रिश्वत देकर अपनी ओर मिला लिया था, क्योंकि अर्जुन कपूर स्वयं रेयान ग्रुप में अधिक समय नहीं बिताता था। इसलिए विक्रम खन्ना को कंपनी में बड़ी शक्ति प्राप्त थी। अगर कंपनी का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति रेड्डी परिवार में शामिल हो जाता तो यह अर्जुन कपूर के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता। अच्छी बात थी कि यह जानकारी समय पर मिल गई। बॉस अर्जुन, ये राज आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, गौरव सक्सेना ने कहा। अगर किसी महत्वपूर्ण वरिष्ठ अधिकारी की गुप्त रूप से दुश्मनों से मिलीभगत हो और यह समय रहते पता ना चले तो गंभीर समस्या हो सकती थी। और हाँ, अपनी माफ़ी प्रकट करने के लिए मैं केवल आपको ये जानकारी नहीं दूंगा। अगर आपको रेड्डी परिवार से निपटने में किसी भी तरह की सहायता चाहिए तो हमारा सक्सेना ग्रुप आपके साथ खड़ा रहेगा। गौरव सक्सेना ने वादा किया। रेड्डी परिवार से टकराना एक बहुत बड़ा जोखिम था, लेकिन अब जब वह पहले से ही अर्जुन कपूर का दुश्मन बन चुका था तो यदि वह पूरी तरह से समर्पण नहीं करता तो उसे कैसे माफ़ किया जाता? क्या तुम्हें अपनी बातों पर भरोसा है? अर्जुन कपूर ने संदेह से पूछा। बिल्कुल, मैं अपनी प्रतिष्ठा की शपथ लेता हूँ। गौरव सक्सेना ने सिर हिलाया। बॉस अर्जुन, कृपया निश्चिंत रहें। बॉस गौरव ऐसा व्यक्ति नहीं जो अपनी बात से पीछे हटे। मैं भी इसकी गारंटी देता हूँ। गोपाल यादव ने भी सहमति दी। ठीक है, लेकिन अगर तुमने कोई चाल चली तो मैं रेड्डी परिवार के साथ साथ सक्सेना ग्रुप को भी खत्म कर दूंगा, अर्जुन कपूर ने सख्त लहजे में कहा। गौरव सक्सेना के माथे पर पसीना आ गया। अगर यह बात कोई और कहता तो वह इसे मजाक समझता, लेकिन जब उसने गोपाल यादव को अर्जुन कपूर के प्रति झुके हुए देखा तो उसे इस पर यकीन करना पड़ा। तो तय रहा। मैंने ललित चौहान के पूरे क्षेत्र को बॉस अर्जुन को सौंप दिया और जब वह रेड्डी परिवार से निपटेंगे तो मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। गौरव सक्सेना ने अपनी शर्तें स्पष्ट की। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। उसे पता था कि यह गौरव सक्सेना की अधिकतम सीमा थी। अगर वह और दबाव डालता तो यह उल्टा असर कर सकता था। बिना कोई प्रयास किए ललित चौहान के पूरे क्षेत्र को प्राप्त करना पहले ही एक बहुत बड़ी जीत थी। अब हैदराबाद का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड साम्राज्य पूरी तरह से अर्जुन कपूर का हो गया था। इसके अलावा सक्सेना ग्रुप भी रेड्डी परिवार से निपटने में सहायता करेगा। गौरव सक्सेना ने अर्जुन कपूर से एक बार फिर माफ़ी मांगी और फिर वह और उसके लोग तुरंत चले गए। जैसे ही गौरव सक्सेना गया, सिस्टम की आवाज़ आई। डिंग वैदेही देशमुख के मेंशन में जाकर रहस्यमयी बूढ़े आदमी से मिलो और समस्या हल करो। अस्थायी मिशन पूरा हुआ। बधाई हो, 61 वृद्धि अंक प्राप्त हुए। बधाई हो, 349 अनुभव अंक प्राप्त हुए। 61 वृद्धि अंक कोई छोटी संख्या नहीं थी। अर्जुन कपूर को अब सोचने की जरूरत थी कि इन अंकों का सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जाए। बॉस अर्जुन, मुझे नहीं पता कि मैं आपका आभार कैसे प्रकट करूं। गौरव सक्सेना के जाने के बाद वैदेही देशमुख ने कृतज्ञता से अर्जुन कपूर को देखा। अब से ललित चौहान का क्षेत्र तुम्हारे अधीन रहेगा। सालाना आय को हम 50-50 में बांट लेंगे। अर्जुन कपूर ने कहा। ना नहीं बॉस अर्जुन, मैं केवल 20% लूंगी, बाकी 80% आपका होगा। वैदेही देशमुख ने जल्दी से मना कर दिया। 20-80 बहुत कम है, इसे 30-70 कर देते हैं, बाकी बाद में देखेंगे, अर्जुन कपूर ने कहा। रात में अर्जुन कपूर ने अपने 61 वृद्धि अंक को पूरी तरह से ताकत बढ़ाने में लगा दिया। अब उसकी ताकत इंसानों के स्तर से काफ़ी ऊपर थी। अब अगला कदम था गद्दार विक्रम खन्ना से निपटना, लेकिन सीधे उसे निकाल देना बहुत आसान होता। अर्जुन कपूर ने गहरी सोच में डूबते हुए एक दमदार योजना बनाई। अध्याय 386। क्योंकि निखिल रेड्डी ने विक्रम खन्ना को अपने पूर्व के एक के रूप में अर्जुन कपूर के खिलाफ इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी, तो क्यों ना अर्जुन कपूर इस मौके का फ़ायदा उठाकर निखिल रेड्डी के लिए खुद ही एक जाल बिछा दे। अर्जुन कपूर के दिमाग में पहले से ही एक खेल बन चुका था। समय तेजी से बीत गया। अगले दिन सुबह अर्जुन कपूर रेयान ग्रुप पहुंचा, जहां वह लंबे समय से नहीं गया था। अर्जुन कपूर को देखते ही रेयान ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी बाहर आकर स्वागत करने लगे।
लेकिन उनमें से सबसे उत्साहित विक्रम खन्ना था। विक्रम खन्ना ने हाल ही में जगदीश रेड्डी के साथ गुप्त समझौता किया था और रेड्डी परिवार में शामिल हो चुका था। अब जब अर्जुन कपूर खुद आया था तो विक्रम खन्ना ने अपनी वफादारी दिखाने की पूरी कोशिश की ताकि उसे किसी भी तरह से शक ना हो। कंपनी की स्थिति कैसी चल रही है? अर्जुन कपूर ने सामान्य लहजे में पूछा। बॉस, चिंता की कोई बात नहीं, सब कुछ सामान्य चल रहा है, मुनाफा भी लगातार बढ़ रहा है। विक्रम खन्ना ने जवाब दिया। बहुत अच्छा, तुम पहले उपाध्यक्ष के रूप में बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अर्जुन कपूर ने उसकी पीठ थपथपाई और प्रशंसा की। मैं भविष्य में तुम्हें और बड़ा प्रमोशन देने पर विचार कर रहा हूं, अर्जुन कपूर ने आगे कहा। विक्रम खन्ना के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन अंदर से वह अर्जुन कपूर का मजाक उड़ा रहा था। हाँ, यह मूर्ख लड़का मुझे और प्रमोट करने की सोच रहा है, जबकि मैं उसे रेयान ग्रुप को बर्बाद करने वाला हूं। जल्द ही ये कंपनी भारी कर्ज में डूब जाएगी और अर्जुन कपूर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इस मूर्ख को यह भी नहीं पता कि वह किसके खिलाफ जा रहा है। रेड्डी परिवार जैसे शीर्ष अमीर घराने से टकराने का मतलब है अपनी तबाही को बुलाना। वैसे तुम कुछ और लोगों को भी बुला सकते हो। मैं उपाध्यक्षों के साथ एक महत्वपूर्ण निवेश योजना पर चर्चा करना चाहता हूं, अर्जुन कपूर ने एक गहरी नज़र डालते हुए कहा। विक्रम खन्ना तुरंत सतर्क हो गया। बॉस, ये किस बारे में है? उसने पूछा। ये निवेश से संबंधित है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे गुप्त रखना होगा। अर्जुन कपूर ने जानबूझकर रहस्य बनाए रखा। विक्रम खन्ना ने सिर हिलाया। ठीक है बॉस, मैं तुरंत बाकी लोगों को बुलाता हूँ। वह तेजी से अन्य उपाध्यक्षों को बुलाने चला गया। अर्जुन कपूर ने उसकी पीठ की ओर देखते हुए हल्की मुस्कान दी। यह मूर्ख अभी भी सोच रहा है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है। 10 मिनट बाद विक्रम खन्ना 2 और उपाध्यक्षों को लेकर अर्जुन कपूर के ऑफिस में आया। निवेश योजना की साजिश। बॉस, यह क्या मामला है? बॉस, आप किस चीज़ में निवेश करने वाले हैं? बाकी उपाध्यक्ष भी उत्सुक हो गए। कुछ समय पहले मेरी मुलाकात एक ऊर्जा कंपनी के मालिक से हुई थी। ये कंपनी हाल ही में बनी है, लेकिन इसमें अपार संभावनाएं हैं। मैं इसमें भारी निवेश करने जा रहा हूं, अर्जुन कपूर ने आत्मविश्वास से कहा। वह सिर्फ विक्रम खन्ना को नहीं बल्कि बाकी 2 उपाध्यक्षों को भी इस झूठ में शामिल करना चाहता था ताकि सब कुछ असली लगे। फिलहाल हमारी कंपनी के पास 1.3 अरब की निवेश क्षमता है और मैं इसे पूरी तरह इस ऊर्जा कंपनी में निवेश करने की योजना बना रहा हूं। अगले 2-3 साल में हमारी आय दोगुनी या तिगुनी हो सकती है। अर्जुन कपूर ने जानबूझकर एक जुआई की तरह दिखने की कोशिश की। ये योजना दोहरे फायदे की थी। विक्रम खन्ना के जरिए जगदीश रेड्डी को लालच में डालकर धोखा देना, रेड्डी कैपिटल ग्रुप को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाकर उसे बर्बाद करना। यह ऊर्जा कंपनी पूरी तरह से नकली थी। क्या बॉस, आप पूरी 1.3 अरब की राशि उस कंपनी में निवेश करने जा रहे हैं? बॉस, आपको फिर से सोचना चाहिए। बाकी 2 उपाध्यक्षों ने तुरंत आपत्ति जताई, लेकिन विक्रम खन्ना चुप था। उसका शरीर कह रहा था कि वह इस योजना से सहमत है। चिंता मत करो, ये कंपनी पूरी तरह से सुरक्षित है। हमने 10 अरब से अधिक का निवेश किया और 2-3 साल में आय तिगुनी हो सकती है। ये कहते हुए अर्जुन कपूर ने उन्हें एक नकली दस्तावेज दिखाया जिसे विशेष रूप से गढ़ा गया था। वाह बॉस, आपने एक शानदार निवेश मौका खोज लिया है। विक्रम खन्ना ने तुरंत चापलूसी की, लेकिन अंदर ही अंदर वह कुछ और सोच रहा था। अगर मैं इस ऊर्जा कंपनी की जानकारी जगदीश रेड्डी को दे दूं और वह इसमें निवेश करके भारी मुनाफा कमाए तो वह मुझे बड़ा इनाम देगा। थोड़ी देर चर्चा करने के बाद सभी लोग चले गए। गुप्त कॉल और धोखे की शुरुआत। जैसे ही वे बाहर निकले, अर्जुन कपूर ने तुरंत अपने ऑफिस की स्क्रीन ऑन की। रेयान ग्रुप में लगे सुरक्षा कैमरों के जरिए उसने देखा कि विक्रम खन्ना चुपके से एक कोने में जाकर किसी को कॉल कर रहा था। हालांकि आवाज़ सुनाई नहीं दी, लेकिन अर्जुन कपूर को पूरा यकीन था कि वह जगदीश रेड्डी को सूचना दे रहा था। अब शिकार फंस चुका था। दूसरी ओर फोन पर क्या ये सच है? जगदीश रेड्डी यह सुनकर हैरान रह गया। बिल्कुल, हम सभी ने दस्तावेज देखे हैं। अर्जुन कपूर इस निवेश के लिए पूरी 1.3 अरब की राशि लगाने जा रहा है। विक्रम खन्ना ने विश्वास दिलाया। बहुत बढ़िया, ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं इस अवसर पर कब्जा कर लेता हूं तो तुम्हारा बड़ा इनाम पक्का। जगदीश रेड्डी अब बेहद खुश था। हाँ, यह अर्जुन कपूर सच में मूर्ख है। उसने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी अपने ही कर्मचारियों को बता दी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उसका सबसे महत्वपूर्ण आदमी मेरे साथ मिल चुका है। जगदीश रेड्डी अब खुद को विजेता मान चुका था, लेकिन असल में ये सब अर्जुन कपूर के जाल का हिस्सा था। अध्याय 387। अर्जुन कपूर, अब तुम्हें पछताना पड़ेगा कि तुमने रेड्डी परिवार को नाराज किया। फोन काटने के बाद जगदीश रेड्डी ने तुरंत उस ऊर्जा कंपनी की जांच करवाई। दूसरी ओर अर्जुन कपूर अपने ऑफिस में बैठकर चुपचाप ये सब देख रहा था। तभी सिस्टम की आवाज़ गूंजी। आज का सिस्टम इनाम आ चुका था।
डिंग संबंध तोड़े हुए 77वां दिन इनाम रोल्स रॉयस ग्रुप के 5% शेयर, जिससे रोल्स रॉयस ग्रुप का तीसरा सबसे बड़ा शेयर धारक और रोल्स रॉयस एशिया पैसिफिक का अध्यक्ष बना। रोल्स रॉयस ग्रुप के शेयर अर्जुन कपूर ने धीमे से कहा, यह इनाम बुरा नहीं था। रोल्स रॉयस ग्रुप के 5% शेयर की कीमत 10 अरब से अधिक थी। इस एक पल में ही अर्जुन कपूर की कुल संपत्ति 10 अरब और बढ़ गई। साथ ही रोल्स रॉयस ग्रुप में उसकी स्थिति भी और ऊंची हो गई और वह एशिया पैसिफिक का अध्यक्ष बन गया। अब से रोल्स रॉयस का पूरा व्यापार भारत और एशिया पैसिफिक क्षेत्र में अर्जुन कपूर के नियंत्रण में होगा। दूसरी ओर विक्रम खन्ना से मिली जानकारी के आधार पर जगदीश रेड्डी ने जांच शुरू कर दी। अर्जुन कपूर ने इस पूरे जाल को पिछली रात ही तैयार कर लिया था और आधी रात तक इसके हर पहलू को परखा था। इसलिए जगदीश रेड्डी को कोई भी शक करने का मौका नहीं मिला। जांच की रिपोर्ट सही पाकर जगदीश रेड्डी और भी उत्साहित हो गया। अगर अर्जुन कपूर 13 अरब निवेश कर रहा है और मुनाफा इतना अधिक है तो मैं 20 अरब निवेश करूंगा। उसके दिमाग में एक योजना बनने लगी। लेकिन ये छोटा मोटा मामला नहीं था, इसलिए उसने रेड्डी परिवार के मुखिया के पास जाकर उनसे चर्चा करने का निर्णय लिया। रेड्डी परिवार की बैठक। हाल ही में रेड्डी परिवार के मुखिया महेंद्र रेड्डी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। जब जगदीश रेड्डी वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उनके पिता बड़े भाई चिराग रेड्डी की तारीफ कर रहे थे। इन दिनों चिराग ने परिवार के कारोबार को बहुत अच्छे से संभाला है। इसमें एक सच्चे उत्तराधिकारी का गुण है। ये सुनकर जगदीश रेड्डी के अंदर भारी संकट की भावना जागी। चिराग रेड्डी उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था। दूसरे बेटे, तुम यहाँ क्यों आए हो? महेंद्र रेड्डी ने पूछा। पिताजी, मैंने एक बहुत ही शानदार निवेश अवसर खोजा है, मैं आपसे सलाह लेने आया हूँ। जगदीश रेड्डी ने अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए यह जताया कि यह अवसर उसने खुद खोजा है, न कि उसने अर्जुन कपूर से चुराया है। और कौन सा व्यवसाय? महेंद्र रेड्डी ने दिलचस्पी दिखाई। यह एक संसाधन कंपनी है। जगदीश रेड्डी ने विस्तार से समझाया कि यह कंपनी कैसे अभूतपूर्व मुनाफा कमा रही है। ये निवेश अच्छा लग रहा है। दूसरे बेटे, तुमने हाल ही में बहुत तरक्की की है। महेंद्र रेड्डी ने उसकी तारीफ की। जब उन्होंने सुना कि जगदीश रेड्डी ने खुद यह मौका खोजा है तो वे संतुष्ट हो गए और कंपनी पर शक नहीं किया। अगर पिताजी को इसमें कोई समस्या नहीं दिखती तो मैं तुरंत संपर्क करके ये सौदा पक्का कर लूँ, जगदीश रेड्डी ने कहा और बैठक से बाहर चला गया। ठगी का पहला कदम। अब जगदीश रेड्डी के आत्मविश्वास में जबरदस्त उछाल आ चुका था। वह इस निवेश को सफल बनाकर चिराग रेड्डी की चमक को फीका करना चाहता था। साथ ही वह मन ही मन अर्जुन कपूर का धन्यवाद भी अदा करना चाहता था। अगर अर्जुन कपूर ने ये जानकारी नहीं लीक की होती तो मुझे यह अवसर कभी नहीं मिलता। इस एहसान के बदले जब अर्जुन कपूर सड़क पर भीख मांगने आएगा तो मैं उसे पूरे एक जरूर दूंगा। अर्जुन कपूर की योजना आगे बढ़ती है। उसी दिन जगदीश रेड्डी ने ऊर्जा कंपनी के अध्यक्ष से मुलाकात की और 20 अरब के निवेश की पेशकश की। लेकिन अर्जुन कपूर ने पहले से ही कंपनी के अध्यक्ष को निर्देश दिए थे कि वे पहले ही बातचीत में कोई सहमति ना जताएं, क्योंकि अगर वे तुरंत हाँ कर देते तो जगदीश रेड्डी को शक हो सकता था। इसलिए अध्यक्ष ने 30 मिनट की बातचीत के बाद उसे टाल दिया। हमें इस प्रस्ताव पर कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करनी होगी। इसके बाद जैसे ही वह अपनी कार में बैठा, कंपनी का अध्यक्ष, जो पहले एक सम्माननीय व्यवसायी की तरह दिख रहा था, तुरंत अर्जुन कपूर को फोन कर रिपोर्ट देने लगा। बॉस जगदीश रेड्डी ने एक झटके में 20 अरब लगाने की पेशकश कर दी। अर्जुन कपूर ने हल्की मुस्कान दी। बहुत बढ़िया, जितना ज़्यादा वह निवेश करेगा उतना ही ज़्यादा मैं कमाऊंगा। अब अर्जुन कपूर ने नया निर्देश दिया, अगर वह इतना पैसा लगाने को तैयार है तो उसे 25 अरब या 30 अरब तक बढ़ाने के लिए उकसाओ। मैं इस बार रेड्डी परिवार को बुरी तरह धोखा दूंगा। समझ गया बॉस। अध्यक्ष ने सिर हिलाया और बैठक को लंबा खींचने की योजना बना ली। नई पार्टी का निमंत्रण। शाम को दया पटेल अचानक अर्जुन कपूर के पास आए। जीजू, आज रात मेरी एक सबसे अच्छी दोस्त का जन्मदिन है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? दया पटेल ने अपने मासूम बड़े बड़े आंखों से उसे देखते हुए अनुरोध किया। ये जन्मदिन पार्टी मेरे दोस्त के माता पिता ने रखी है। इसमें कई लोग आएंगे, लेकिन कुछ बहुत परेशान करने वाले लोग भी होंगे। यह उसकी हैदराबाद में पहली सच्ची दोस्त थी, इसलिए वह उसके जन्मदिन पर जाना चाहती थी। जन्मदिन पार्टी, अर्जुन कपूर ने सोचा। इसी बीच सिस्टम की आवाज़ फिर गूंजी। डिंग, अस्थायी मिशन जारी। दया पटेल के साथ जन्मदिन पार्टी में जाओ। समय सीमा 12 घंटे। इनाम तिवारी ग्रुप के 10% शेयर। अनुभव अंक 352। तिवारी ग्रुप के 10% शेयर। अगर अर्जुन कपूर यह मिशन पूरा कर लेता तो उसके पास तिवारी ग्रुप के कुल 91% शेयर हो जाते। अब बस 9% और वह पूरे तिवारी ग्रुप का मालिक बन सकता था। जीजू प्लीज़। दया पटेल ने उसका हाथ पकड़ लिया और मनोहार करने लगी। ठीक है, आज रात मैं फ्री हूँ। अर्जुन कपूर ने हामी भर दी। वाह जीजू, आप बहुत अच्छे हैं। दया पटेल खुशी से उछल पड़ी और उसे गले लगा लिया। शाम होते ही अर्जुन कपूर ने अपनी ग्लोबल लिमिटेड एडिशन सुपर कार निकाली। दया पटेल को साथ बिठाया और उसकी सबसे अच्छी दोस्ती की विला की ओर चल पड़ा।
अध्याय 388 लगभग 40 मिनट के बाद अर्जुन कपूर और दया पटेल अपने गंतव्य पर पहुंचे। जैसे ही दया पटेल पहुंची, उसकी सबसे अच्छी दोस्त संध्या मेहता ने उसे गर्मजोशी से स्वागत किया। संध्या, यह मेरे जीजू अर्जुन कपूर हैं। जब दोनों पक्षों की मुलाकात हुई तो दया पटेल ने अपने जीजू का परिचय कराया। नमस्ते अर्जुन भैया, संध्या मेहता ने विनम्रता से अभिवादन किया। नमस्ते अर्जुन कपूर ने हल्का सिर हिलाया। संध्या, जन्मदिन मुबारक हो, ये तुम्हारे लिए मेरा खास तोहफा है। दया पटेल ने अपनी दोस्त के लिए पहले से तैयार किया हुआ उपहार उसे दिया। धन्यवाद दिया। संध्या मेहता ने खुशी से दया पटेल को गले लगाया और दोनों आपस में बातचीत करने लगी। एक अलग व्यक्तित्व वाला लड़का इस बीच अर्जुन कपूर पास के एक कोने में बैठ गया और आराम करने लगा। वहीं उसने देखा कि एक मोटी चश्मा पहने हुए मासूम से दिखने वाले लड़के ने पास में बैठकर मैकोनॉमिक्स नाम की किताब में गहरी रुचि दिखाई। जबकि बाकी सभी लोग मस्ती कर रहे थे, गप्पे मार रहे थे, खेल रहे थे, हंस रहे थे। ये लड़का पूरी तल्लीनता से पढ़ाई कर रहा था। अर्जुन कपूर को ये बात बहुत दिलचस्प लगी। उस लड़के की पोशाक बहुत साधारण थी, वह किसी अमीर घराने का नहीं लग रहा था। इसी बीच दया पटेल वहां आए और उसने उस लड़के के बारे में बताया। उसका नाम फारूक जिंदल है, वह इस साल जूनियर है, हमारे डिपार्टमेंट में पहला स्थान पाता है और पूरे कॉलेज में टॉप करने वाला स्टूडेंट है। उसने कई राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार भी जीते हैं। ओह, अर्जुन कपूर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन तुम तो फर्स्ट ईयर में हो, तुम्हें उसके बारे में कैसे पता? जीजू, उसने संध्या को पसंद किया है और संध्या को भी वह अच्छा लगता है, लेकिन संध्या के परिवार को ये रिश्ता पसंद नहीं। वे उसे बिना बैकग्राउंड वाला मानते हैं और इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दे रहे। ओह, अब अर्जुन कपूर की आंखें चमक उठी। क्या उसने एक अनमोल प्रतिभा खोज ली? इस समय अर्जुन कपूर को सिर्फ पैसा नहीं बल्कि प्रतिभाशाली लोगों की भी जरूरत थी। अगर वह प्रतिभाशाली लोगों को सही समय पर अपने साथ जोड़ ले तो उनका उसके प्रति समर्पण भी गहरा होगा। इससे विक्रम खन्ना जैसे धोखेबाजों की तरह की समस्या नहीं होगी। चलो मैं उससे बात करता हूँ। अर्जुन कपूर उठकर 2 शराब के गिलास लिए और फारूक जिंदल की ओर बढ़ा। बुद्धिमान छात्र से बातचीत। भाई, क्या आप ड्रिंक लेंगे? अर्जुन कपूर ने प्रस्ताव दिया। नहीं धन्यवाद, फारूक जिंदल ने संक्षिप्त उत्तर दिया और किताब पढ़ने में मशगूल रहा। जो किताब तुम पढ़ रहे हो मैकोनॉमिक्स, उसके लेखक पॉल क्रुगमैन है, सही? अर्जुन कपूर ने अचानक पूछा। हाँ, आपने इसे पढ़ा है? फारूक जिंदल तुरंत उत्साहित हो गया क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो इस अर्थशास्त्र की उन्नत किताब के लेखक का नाम सही बता सकें। इसके बाद अर्जुन कपूर ने उससे कुछ जटिल आर्थिक प्रश्न पूछे। फारूक जिंदल के उत्तर इतने सटीक और तार्किक थे कि अर्जुन कपूर पूरी तरह संतुष्ट हुआ। कुछ उत्तर तो इतने शानदार थे कि उन्हें टालना असंभव था। अब अर्जुन कपूर पूरी तरह से समझ चुका था, ये लड़का असली टैलेंट है। तुम अगले साल ग्रेजुएट हो रहे हो, सही? हाँ। तो क्या तुमने सोचा है कि किस कंपनी में काम करना चाहोगे? फिलहाल नहीं, मैं राणा ग्रुप का मालिक हूँ। तुम्हें मेरे साथ काम करने में दिलचस्पी होगी। आप राणा ग्रुप के मालिक हैं? फारूक जिंदल आश्चर्यचकित रह गया। उसके सामने बैठा ये साधारण सा दिखने वाला आदमी असल में हैदराबाद के सबसे बड़े ग्रुप्स में से एक का मालिक था। लेकिन फिर भी फारूक जिंदल ने मना कर दिया। धन्यवाद, लेकिन फिलहाल मेरी ऐसी कोई योजना नहीं है। अर्जुन कपूर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। कोई बात नहीं, वह जानता था कि प्रतिभा को सही समय पर पकड़ना होता है। परेशान करने वाला अमीर लड़का। तभी दया पटेल ने अर्जुन कपूर को एक संकटपूर्ण नज़र दी। अर्जुन कपूर तुरंत समझ गया कि कुछ गलत हो रहा है। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक स्मार्ट अमीरजादा लड़का दया पटेल को तंग कर रहा था। जीजू, दया पटेल ने राहत की सांस ली। ओह, तो आप ईशा पटेल के जीजू हैं? अमीर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा। नमस्ते जीजू। जैसे ही उसने ये कहा, अर्जुन कपूर ने उसकी ओर देखा और कहा, मुझे मत बुलाओ, मैंने पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड चुन ली है। ओह, अमीर लड़के का चेहरा खड़ा हो गया। तभी कुछ और अमीरजादे लड़के आए और झुककर बोले, अरे ये तो जिन युवराज हैं। नमस्ते जिन साहब। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि जितेंद्र यादव था। भाई, मैंने हाल ही में बुगाटी वेरॉन खरीदी है और मैं दया पटेल को एक राइड पर ले जाना चाहता हूँ। आपको कोई दिक्कत? ये सुनकर दया पटेल ने तुरंत जवाब दिया, मुझे कोई राइड नहीं चाहिए, मैं अपने जीजू की सुपर कार में आ चुकी हूँ। सुपर कार? तुम्हारे जीजू की कार मेरी बुगाटी वेरॉन से बेहतर कैसे हो सकती है? जितेंद्र यादव तुरंत भड़क उठा। हाँ, मजाक कर रही हो? बुगाटी वेरॉन से महंगी कार तो गिनी चुनी होती हैं। तुम्हारे जीजू की कार कौन सी है? अब सबकी निगाहें अर्जुन कपूर पर थी। दया पटेल को अचानक याद नहीं आया कि वह कौन सी कार थी, इसलिए उसने अर्जुन कपूर की तरफ देखा। भाई, आप कौन सी कार चला रहे थे? अर्जुन कपूर ने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया, कोनिग्सेग 1। क्या पूरी पार्टी में सन्नाटा छा गया। अध्याय 389। अर्जुन कपूर ने शांत स्वर में कहा, ये कोनिग्सेग 1 है। ओ, ये कोनिग्सेग नहीं,
रुको, क्या कोइनिक्स 111 वो कोइनिक्स 11 जिसकी कीमत 100 करोड़ से भी ज़्यादा है और पूरी दुनिया में सिर्फ 6 गाड़ियाँ हैं? हे भगवान, क्या मैंने सही सुना? कुछ युवा लड़के हैरान रह गए और अवाक खड़े रह गए। कोनिक दुनिया के शीर्ष सुपर कार ब्रांडों में से एक है। यहाँ मौजूद इन अमीरजादों के लिए भी कोनिक्स 111 एक सपना था। लेकिन अर्जुन कपूर के पास ये दुर्लभ सुपर कार थी। जितेंद्र यादव सबसे ज़्यादा हैरान और परेशान था। उसकी आवाज़ कांप उठी। कोनिक्स 111 कैसे संभव है? यह असंभव है। उसने सोचा कि कैसे ये लड़का इतनी महंगी सुपर कार का मालिक हो सकता है। दुनिया में सिर्फ 6 गाड़ियां और उनमें से एक इस लड़के के पास नहीं, ये सच नहीं हो सकता। इसी बीच एक युवा लड़का दौड़ता हुआ विला से बाहर गया। मैं खुद जाकर देखता हूँ, यह आदमी झूठ बोल रहा होगा। वह विला से बाहर निकला और इधर उधर देखा। पहले तो उसे कोई कोनिक्स एग नहीं दिखी, ना ही कोई दुर्लभ सुपर कार। झूठ, इसने सबको बेवकूफ़ बनाया है। वह वापस जाकर अर्जुन कपूर की पोल खोलने वाला था, लेकिन तभी उसकी नज़र दूर खड़ी एक अविश्वसनीय रूप से आकर्षक सुपर कार पर पड़ी। वह हक्का बक्का रह गया। ये सच में कोनिक 11 है। उसकी आंखें फटी रह गई। बाप रे, ये तो सच में कोनिक्स 111 है। लड़का तेजी से वापस विला में आया और सांस फूलते हुए बोला, यकीन नहीं होगा। लेकिन वह आदमी सच कह रहा था। बाहर कोनिक्स 11 खड़ी है। यह आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। क्या जितेंद्र यादव का दिमाग सुन्न हो गया? उसका पूरा शरीर कांपने लगा। कैसे? ये कैसे संभव है? अर्जुन भैया, आप सच में कमाल हो। बॉस, क्या आप मुझे अपना छोटा भाई बना सकते हैं? अरे हटो, मुझे पहले बनाओ। अब ये सभी युवा लड़के जितेंद्र यादव को छोड़कर अर्जुन कपूर की तारीफ कर रहे थे। ये देखकर जितेंद्र यादव की आंखों में गुस्सा और जलन साफ दिख रही थी। हम भले ही यह आदमी को 11 का मालिक हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह सच में अमीर है। आजकल बहुत से लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। असली अमीर लोग ऐसी गाड़ियों को स्टेटस सिंबल नहीं बनाते। इंटरनेट के कई बड़े इन्फ्लुएंसर अभी महंगी गाड़ियां दिखाते हैं, लेकिन उनकी असली नेटवर्थ बहुत कम होती है। ये सुनकर कई लड़कों ने सिर हिलाया। लेकिन अर्जुन भैया के पास सिर्फ कोनिक्स 11 ही नहीं बल्कि कई और महंगी गाड़ियां भी होंगी। बॉस, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपको ये कोनिक 11 कैसे मिली? इसे खरीदना बहुत मुश्किल होता होगा। ये सवाल सभी को जानना था, क्योंकि कोएन छोटी ई का 11 कोई भी खरीद नहीं सकता। यह कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप कोनिक्स एक कंपनी के मालिक हो तो अपनी कंपनी के लिए एक कार लेना तो बहुत आसान होता है ना? क्या तुमने अभी अभी कहा कि कोनिक्स एक कंपनी के मालिक? नहीं, यह नहीं हो सकता। ये सुनकर पूरा विला शांत हो गया। सबका दिमाग हिल गया। वह क्या कह रहा है? यह आदमी कोनिक्स एक कंपनी का मालिक है। हे भगवान, ये संभव नहीं है। अब सबको समझ में आया कि यह लड़का केवल एक आम सुपर कारोना नहीं बल्कि एक अरबपति है। इसका मतलब था कि कोनिक 11 सिर्फ उसकी एक कार थी और वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हो सकता था। अर्जुन भैया, क्या आप सच में कोनिक के मालिक हैं? अब कोई भी अर्जुन कपूर की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सबका रवैया पूरी तरह बदल चुका था। नहीं, यह असंभव है, ये झूठ है। लेकिन जितेंद्र यादव को पता था कि अब उसकी कोई भी बात कोई नहीं मानेगा। वह बिल्कुल अपमानित महसूस कर रहा था। अर्जुन कपूर ने सिर्फ एक हल्की मुस्कान दी। उसे अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। आज की रात का असली हीरो वह था। अध्याय 390। दया पटेल का बहनोई बहुत जबरदस्त है। मौके पर मौजूद हर कोई स्तब्ध था। बॉस, आप बहुत शक्तिशाली हैं। बॉस, मैं सच में आपका छोटा भाई बनना चाहता हूँ। बॉस, मेरी 2 बहनें बहुत सुंदर हैं। मैं आपको उनसे मिलवा सकता हूँ। बस मुझे अपना छोटा भाई बना लीजिए। बस ये सभी युवक फिर से अर्जुन कपूर के चारों ओर इकट्ठा हो गए और उनसे विनती करने लगे कि वे उन्हें अपना छोटा भाई बना लें। जहां तक जितेंद्र यादव की बात है, जो अभी अभी ताने मार रहा था, वह और भी अधिक शर्मिंदा हो गया। उसने अभी अभी कहा था कि अर्जुन कपूर शायद किसी फर्जी अमीर सोशल मीडिया सेलिब्रिटी की तरह हैं। लेकिन अगले ही पल उसे बताया गया कि अर्जुन कपूर कोनिक के बॉस हैं, जो दुनिया के शीर्ष सुपरकार ब्रांडों में से एक है। ये कैसे संभव है? जितेंद्र यादव का चेहरा बुझ सा गया। उसने अनिच्छा से अर्जुन कपूर की ओर देखा, लेकिन अर्जुन कपूर का सामना करने की हिम्मत नहीं हुई। इसलिए वह तुरंत अपमानित होकर वहां से भाग गया। और जो युवक अभी तक जितेंद्र यादव को खुश करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने अब उसकी पूरी तरह से अनदेखी कर दी। अर्जुन कपूर स्वाभाविक रूप से इन मौका परस्त लोगों के साथ अधिक उलझना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें वहां से जाने के लिए कह दिया। हालांकि वे युवक अनिच्छुक थे, लेकिन अर्जुन कपूर के आदेश की अवहेलना करने की उनकी हिम्मत नहीं थी, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। जीजा जी, आप बहुत अच्छे हैं, धन्यवाद। अब ये जितेंद्र यादव मुझसे दूर रहेगा। दया पटेल ने अर्जुन कपूर का हाथ पकड़ लिया और बहुत खुश हो गई। जितेंद्र यादव उनके स्कूल का एक प्रसिद्ध प्लेबॉय था। स्कूल के अनुसार उसकी कम से कम 2 अंकों में पूर्व प्रेमिकाएं थी और इससे भी अधिक ऐसी लड़कियां थीं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं था।
दया पटेल हाल ही में इस विश्वविद्यालय में स्थानांतरित हुई थी और अपनी सुंदरता के कारण वह जितेंद्र यादव की नज़रों में आ गई, जिससे उसे बहुत परेशानी होने लगी थी। अब जब उसके जीजाजी ने मोर्चा संभाल लिया था तो वह आदमी शायद अब उसके सामने रब नहीं झाड़ पाएगा। इसी समय सिस्टम की आवाज़ आए, डिंग, शाम को दया पटेल के साथ जन्मदिन की पार्टी में जाने का वादा करें। मिशन पूरा हुआ, बधाई हो, आपको तिवारी ग्रुप के 10% शेयर प्राप्त हुए। शेयर खरीद अनुबंध आपके अध्ययन कक्ष में रख दिया गया है, कृपया जांच करें। बधाई हो, 352 अनुभव अंक प्राप्त हुए। मिशन पूरा हो चुका था। तिवारी ग्रुप के 10% शेयर भी अर्जुन कपूर के हाथ में थे। अब तक अर्जुन कपूर पहले ही तिवारी ग्रुप के 91% शेयरों के मालिक बन चुके थे। अब उन्हें केवल आखिरी 9% शेयर चाहिए थे ताकि वे तिवारी ग्रुप का पूरा अधिग्रह कर सकें। पहले अर्जुन कपूर मिशन पूरा होते ही वहां से चले जाते थे, लेकिन इस बार वह फिलहाल ऐसा करने का इरादा नहीं रखते थे। मत भूलिए, अभी एक और प्रतिभा मौजूद थी, फारूक जिंदल। अर्जुन कपूर ये देखना चाहते थे कि क्या उन्हें फारूक जिंदल को अपनी कंपनी में लाने का कोई अवसर मिल सकता है, और फिलहाल उनके पास समय था। प्रदीप सिन्हा को जाल में फंसाने में अभी कुछ समय लगेगा। आप जल्दी में गर्मा गर्म टोफू नहीं खा सकते। थोड़ी दूरी पर फारूक जिंदल ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और संध्या मेहता की ओर बढ़ा ताकि वह उन्हें जन्मदिन का उपहार दे सके जो उसने तैयार किया था। छात्रा संध्या, यह वह उपहार है जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये कहते हुए फारूक जिंदल ने एक सुंदर ढंग से तैयार की गई किताब निकाली और संध्या मेहता को दे दी। एक किताब देना, संध्या के लिए ये कितना सस्ता तोहफा है। क्या तुम्हारी यह किताब 100 रुपये की भी है? फिर भी तुम्हें ये संध्या को देने की हिम्मत हो रही है। तुमने संध्या के जन्मदिन के लिए यह बेकार सा तोहफा तैयार किया। तुम्हें शर्म नहीं आती? संध्या मेहता के माता पिता ने जो विशेष रूप से अपनी बेटी के लिए कुछ युवा प्रतिभाओं को बुलाया था, वे लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। संध्या, यह वह नया चैनल बैग है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 3 लाख है और यह फिलहाल भारत में उपलब्ध नहीं है। तुम्हारा चैनल बैग अलग रखो। जब बग्स की बात आती है तो हर्मीस पहले नंबर पर आता है। मैंने संध्या के लिए एक हर्मीस बैग तैयार किया है। तुम्हारे बग्स बहुत साधारण है। मैंने संध्या के लिए बुलगारी की एक नेकलेस तैयार की है जो सबसे परफेक्ट गिफ्ट है। ये युवा प्रतिभाएं अपनी महंगी उपहारों की होड़ लगाने लगी, जिनमें से कोई भी 1 लाख रुपए से कम का नहीं था। संध्या मेहता के माता पिता ये देखकर संतुष्ट हो गए, खड़े खड़े लोगों के ताने सुनकर, और ये देखकर कि लोग कितनी आसानी से महंगे तोहफे दे रहे थे जो वह कई सालों तक पैसे बचाकर भी नहीं खरीद सकते थे। फारूक जिंदल का चेहरा पीला पड़ गया और उसके मन में हीन भावना जाग गई। संध्या, देखो छोटेलाल और बाकी लोग तुम्हें कितना महत्व देते हैं। संध्या की बेहद स्वार्थी माँ वहां आए। एक प्रेमी चुनते समय तुम्हें एक बेहतरीन और शक्तिशाली व्यक्ति चुनना चाहिए। कुछ लोग जो जन्मदिन के लिए एक धन का उपहार भी नहीं ला सकते, वे मेरी बेटी को पटाने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? संध्या की मां ने फारूक जिंदल को देखते हुए व्यंग्यपूर्ण लहजे में कहा, ऐसा आदमी हमारे मेहता परिवार में कभी भी नहीं आ सकता। बिना अच्छे तोहफे के संध्या के जन्मदिन पर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चलो जाओ, निकलो यहाँ से। सभी युवक उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। हमारे मेहता परिवार में तुम्हारा स्वागत नहीं है। संध्या के पिता ने तो साफ साफ कह दिया। सबकी निगाहें फारूक जिंदल पर टिक गई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वह कुछ कहना चाहता था लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसे में एक हल्की आवाज गूंजी, किसने कहा कि फारूक ने धन का गिफ्ट नहीं लाया? सबकी आश्चर्यचकित आंखों के सामने अर्जुन कपूर धीरे धीरे उठे। ये पैटिक फिलिप एक्वानॉट सीरीज की घड़ी है जो फारूक ने मुझे विदेश से लाने के लिए कहा था। इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 40 लाख से अधिक है। क्या 4 मिलियन से अधिक? जब अर्जुन कपूर ने यह कहा तो पूरी सभा चौंक गई। एक पैटिक फिलिप घड़ी जिसकी कीमत 4 मिलियन से अधिक है? क्या ये सच है? ये तो एक शानदार लग्जरी कार या एक घर की कीमत के बराबर है। सभी की उत्सुक निगाहों के बीच अर्जुन कपूर ने अपनी जेब से एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स निकाला जिसमें वह घड़ी थी। वह आगे बढ़े और वह घड़ी फारूक जिंदल के हाथ में रख दी। ये देखकर संध्या मेहता के माता पिता पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। जो युवक अभी तक लाखों रुपए के उपहार दे रहे थे, वे अब एक दूसरे को देखने लगे। उनमें से सबसे महंगा उपहार केवल 6-7 लाख का था, लेकिन जिस फारूक जिंदल को वे सब अभी तक तुच्छ समझ रहे थे, उसने 4 मिलियन की घड़ी दे दी। यह उनके उपहारों की कीमत से 7-8 गुना अधिक था। फारूक, मुझे अभी याद आया, मैं तुम्हें ये देना भूल गया था, अर्जुन कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा। ये घड़ी अर्जुन कपूर पहले ही ले चुके थे। आखिर वह किसी के जन्मदिन में शामिल होने आए थे और वह भी अपनी छोटी बहन जैसी दया पटेल की दोस्त का। अर्जुन कपूर खाली हाथ नहीं आ सकते थे, इसलिए उन्होंने एक लेडीज़ वॉच खरीद ली थी। लेकिन अनायास दया पटेल पहले ही अर्जुन कपूर की ओर से जन्मदिन का उपहार दे चुकी थी, इसलिए उन्होंने ये घड़ी नहीं दी थी। अब यही घड़ी फारूक जिंदल की मदद के लिए बिल्कुल सही थी।
अर्जुन कपूर से घड़ी लेकर फारूक जिंदल पूरी तरह से चकित रह गया। अब भी यहाँ खड़े क्यों हो? मिस संध्या को वह जन्मदिन का उपहार दो जो तुमने इतनी मेहनत से तैयार किया था। अर्जुन कपूर ने उसे एक नज़र दी। अर्जुन कपूर देख सकते थे कि फारूक जिंदल सच में संध्या मेहता को पसंद करता था और दया पटेल के अनुसार संध्या भी उसे पसंद करती थी। लेकिन संध्या के माता पिता अत्यधिक लालची और दिखावे में विश्वास करने वाले थे, इसलिए दोनों कभी एक साथ नहीं आ सके। अर्जुन कपूर ने सबसे महत्वपूर्ण क्षण में फारूक जिंदल की मदद की। इसका मतलब था कि फारूक जिंदल निश्चित रूप से उनके एहसानमंद रहेगा। इससे अर्जुन कपूर के लिए उसे अपनी कंपनी में लाना और आसान हो जाएगा। एक कदम पीछे हटकर देखें तो यदि फारूक जिंदल एहसान को पहचानने वाला व्यक्ति नहीं निकला तो अर्जुन कपूर को ये भी समझ आ जाएगा कि उसे अपनी कंपनी में रखना उचित नहीं होगा। इससे भविष्य में किसी बड़ी समस्या से बचा जा सकता था। फारूक जिंदल को अर्जुन कपूर का इशारा समझ आ गया। उसने पहले संध्या मेहता के माता पिता की ओर देखा जो अब पूरी तरह से अक थे। फिर उसने अर्जुन कपूर को कृतज्ञता से देखा। संध्या, ये घड़ी तुम्हारे लिए है। फारूक जिंदल ने घड़ी संध्या मेहता को दे दी। ये देखकर संध्या के माता पिता पूरी तरह से हतप्रभ रह गए। इस लड़के ने सच में हमारी बेटी को 4 मिलियन से अधिक की घड़ी उपहार में दे दी। हे भगवान, हमने फारूक जिंदल को पूरी तरह से गलत आंका था। जो व्यक्ति इतनी महंगी घड़ी गिफ्ट में दे सकता है, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि निश्चित रूप से बेहद समृद्ध होगी। भतीजे फारूक, तुम बहुत उदार हो। फारूक, तुम तो बहुत सभ्य निकले। संध्या के माता पिता अब मुस्कान बिखेर रहे थे और उनकी पूरी सोच बदल चुकी थी। धन्यवाद इस घड़ी के लिए, लेकिन मुझे वह किताब ज़्यादा पसंद आई जो तुमने मुझे दी थी, संध्या मेहता ने ईमानदारी से कहा। संध्या भी फारूक जिंदल को पसंद करती थी, लेकिन वह हमेशा एक आज्ञाकारी लड़की रही थी। उसने हमेशा अपने माता पिता की बात मानी थी। वह स्वभाव से शांत थी, बल्कि कमज़ोर भी, इसलिए कभी उनकी बात के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। लेकिन सिर्फ एक घड़ी की वजह से मेरे माता पिता का रवैया पूरी तरह बदल गया। संध्या ये देखकर स्तब्ध रह गई। फारूक जिंदल खुद पर हंस पड़ा। इसके बाद संध्या के माता पिता ने खुद उन अन्य युवकों को वहां से भगा दिया जिन्होंने अभी तक फारूक का मजाक उड़ाया था। अब पूरा माहौल संध्या और फारूक के लिए छोड़ दिया गया था। दोनों ने कुछ देर तक बातचीत की और फिर वे दोनों एक साथ अर्जुन कपूर की ओर बढ़ने लगे। अध्याय 391। धन्यवाद मिस्टर कपूर, संकट के समय मुझे बचाने के लिए मैंने पहले ही संध्या मेहता को सब कुछ बता दिया है और हमने साथ रहने का निर्णय लिया है। भविष्य में मैं अपनी मेहनत से खुद को साबित करूंगा और अपना करियर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। फारूक जिंदल अर्जुन कपूर के पास आया और बात की। धन्यवाद भाई अर्जुन, संध्या मेहता ने भी कहा। बधाई हो संध्या। दया पटेल ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को बधाई दी। यह उपहार बहुत महंगा है, कृपया इसे वापस ले लीजिए। मिस्टर कपूर बात करते हुए फारूक जिंदल ने अर्जुन कपूर की पेटेक फिलिप लेडीज वॉच उन्हें वापस करने की कोशिश की। नहीं, इसे मेरी ओर से तुम्हारे साथ होने की बधाई का उपहार समझो। अर्जुन कपूर ने हाथ हिलाया। जो चीज़ वह दे चुका था उसे वापस कैसे ले सकता था? संध्या, इसे स्वीकार कर लो। मेरे जीजाजी पैटेक फिलिप के मालिक हैं। उनके लिए एक घड़ी कोई बड़ी बात नहीं है। दया पटेल ने बहुत गर्व से कहा। पैटेक फिलिप के मालिक अर्जुन कपूर की असली पहचान जानकर संध्या मेहता और फारूक जिंदल फिर से चौंक गए। क्या दया पटेल का जीजाजी इतने ताकतवर हैं? अभी तो उन्होंने सिर्फ सुना था कि दया के जीजा कोनिक्से के मालिक हैं और यह सुनकर ही वे हिल गए थे। लेकिन ये जानकर कि मिस्टर कपूर पेटेक फिलिप के भी मालिक हैं, सच में युवा और प्रतिभाशाली शब्द तो अर्जुन कपूर के लिए ही बना है। अगर तुम सच में मेहनत से अपना करियर बनाना चाहते हो तो मेरी कंपनी में आ सकते हो। मैं तुम्हें जो मौके दे सकता हूं वे बाहर की दुनिया से 10 गुना बेहतर होंगे। अर्जुन कपूर ने एक बार फिर फारूक जिंदल को प्रस्ताव दिया। इस बार फारूक जिंदल ने कुछ देर सोचा और तुरंत सहमति में सिर हिला दिया। मास्टर अर्जुन, मैं आपकी कंपनी में काम करने के लिए तैयार हूं। वह संध्या मेहता के साथ सफलतापूर्वक रिश्ता बना पाया। ये सब मिस्टर कपूर की वजह से हुआ था। यह एक बहुत बड़ा एहसान था जिसे फारूक जिंदल नहीं भूल सकता था। इसके अलावा मिस्टर कपूर इतने शक्तिशाली थे और उसे इतना महत्व दे रहे थे तो इनकार करने का तो कोई सवाल ही नहीं था। फारूक जिंदल की सहमति देखकर अर्जुन कपूर संतुष्ट होकर मुस्कुराया। एक और अनमोल प्रतिभा उनकी टीम में जुड़ गई। इसके बाद अर्जुन कपूर ने फारूक जिंदल की संपर्क जानकारी ले ली ताकि बाद में संपर्क कर सके। आज की रात अर्जुन कपूर को बहुत कुछ हासिल हुआ। न केवल उन्हें तिवारी ग्रुप के 10% शेयर मिले बल्कि उन्होंने एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी भर्ती कर लिया। ये पार्टी सच में उनके लिए बेहद फायदेमंद रही। रात में अर्जुन कपूर और दया पटेल वापस लौट गए। दूसरी ओर जितेंद्र यादव कुछ दोस्तों के साथ एक बार में शराब पीने चला गया। आज रात उसकी पूरी तरह बेइज्जती हो गई थी, लेकिन कोनिक्सेक के मालिक के सामने जितेंद्र यादव कुछ कर नहीं सकता था और बस शराब पी सकता था। लाओ जितेंद्र, तुम्हें क्या हो गया? बार में जितेंद्र यादव की मुलाकात एक अन्य युवा व्यक्ति से हुई। हाय, आज सच में मेरी किस्मत खराब थी।
जितेंद्र यादव ने निराश होकर कहा, क्या हुआ? युवक ने और अधिक जिज्ञासा से पूछा, क्योंकि जितेंद्र यादव कुछ स्पष्ट नहीं कह रहा था। अपने दोस्त के जोर देने पर जितेंद्र यादव को पूरी घटना बतानी पड़ी। तुमने कहा उस आदमी का नाम क्या था? युवक को ऐसा लगा जैसे उसने ये नाम पहले भी सुना है। अर्जुन कपूर। क्यों? जितेंद्र यादव ने जवाब दिया, मुझे याद आया, यह अर्जुन कपूर शायद वायुपुंज सुपरकार एसोसिएशन का अध्यक्ष है जो हैदराबाद में दूसरे नंबर पर है। तभी तो तुम उसका कुछ नहीं कर सके। युवक ने समझाया। क्या दूसरे नंबर की वायुपुंज सुपरकार एसोसिएशन का अध्यक्ष अर्जुन कपूर की असली पहचान जानकर जितेंद्र यादव और भी हताश हो गया। अब अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाना उसके लिए नामुमकिन जैसा था। लाओ जितेंद्र, क्या तुम सच में अर्जुन कपूर को अपमानित करना चाहते हो और अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहते हो? युवक ने रहस्यमयी तरीके से पूछा। बिल्कुल, मैं जरूर चाहता हूँ। जितेंद्र यादव ने बिना किसी संकोच के कहा, ठीक है, अगर तुम आज की सारी शराब का बिल भर दो तो मैं तुम्हें एक पक्का तरीका बताऊंगा। युवक ने चालाकी से कहा, कोई दिक्कत नहीं। जितेंद्र यादव ने सहमति में सिर हिलाया। तुम हैदराबाद की नंबर 1 विजय सुपरकार एसोसिएशन के अध्यक्ष के पास जा सकते हो। विजय सुपरकार एसोसिएशन के अध्यक्ष युवराज रेड्डी को वायुपुंज सुपरकार एसोसिएशन से पहले से ही नफरत है। अगर तुम उसके साथ मिल जाओ तो वह इसे गंभीरता से लेगा। इसके अलावा युवराज रेड्डी परिवार की तीसरी पीढ़ी का सीधा वंशज है। उसकी हैसियत और पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत प्रभावशाली है। अगर युवराज रेड्डी तुम्हारी मदद करें तो अर्जुन कपूर को नीचा दिखाना क्या मुश्किल होगा? युवक ने सलाह दी। ये तो बिल्कुल सही बात कही। जितेंद्र यादव बहुत खुश हुआ और तुरंत कार्रवाई करने लगा। उस रात जितेंद्र यादव ने हैदराबाद के एक और बार में विजय सुपरकार एसोसिएशन के अध्यक्ष और रेड्डी परिवार की युवा पीढ़ी के प्रभावशाली व्यक्ति युवराज रेड्डी से मुलाकात की। शुरुआत में जब युवराज रेड्डी ने सुना कि जितेंद्र यादव उसे अपनी मदद के लिए ढूंढ रहा है तो उसने उसे बिल्कुल तुच्छ समझा और भगा देने की सोची। लेकिन जैसे ही उसने अर्जुन कपूर का नाम सुना उसकी रुचि जाग उठी। हाल के दिनों में अर्जुन कपूर नाम रेड्डी परिवार में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा था। जिस आदमी को तुम सबक सिखाना चाहते हो उसका नाम अर्जुन कपूर है। युवराज रेड्डी ने पूछा। हाँ, जितेंद्र यादव ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हें अपना छोटा भाई स्वीकार करता हूं और तुम्हारी मदद करूंगा। युवराज रेड्डी ने ठंडी मुस्कान दी। वह जानता था कि अगर व्यापार और पूंजी की बात हो तो उसके चाचा भी अर्जुन कपूर का कुछ नहीं कर सकते। तो वह एक छोटा उत्तराधिकारी अर्जुन कपूर को व्यापार में नहीं हरा सकता था। लेकिन अगर बात अपमान और शर्मिंदगी की हो तो उसमें वह जरूर सफल हो सकता था। उसे बस अर्जुन कपूर को हैदराबाद में मजाक बना देना था। आखिरकार वह न सिर्फ रेड्डी परिवार का उत्तराधिकारी था बल्कि विजय सुपरकार एसोसिएशन का अध्यक्ष भी था जो हैदराबाद में पहले स्थान पर थी। इसके बाद युवराज रेड्डी और जितेंद्र यादव ने मिलकर अर्जुन कपूर को शर्मिंदा करने की योजना बनाई। समय धीरे धीरे बीतता गया और अगले सुबह अर्जुन कपूर को अचानक निखिल रेड्डी से अच्छी खबर मिली। अध्याय 392 अर्जुन कपूर द्वारा नियुक्त व्यक्ति की रिपोर्ट के अनुसार निखिल रेड्डी ने धन एकत्र करना शुरू कर दिया है और उसका लक्ष्य 28 अरब तक का है। उसे पैसे इकट्ठा करने दो। जब वह पैसे जुटा रहा हो तो तुम ऐसे दिखाओ जैसे गलती से उसे यह बता रहे हो कि राणा ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी तुमसे निवेश बढ़ाने के लिए संपर्क कर रहे हैं जिससे वह उत्तेजित हो जाए। अर्जुन कपूर ने आदेश दिया। निखिल रेड्डी द्वारा धन जुटाना अर्जुन कपूर के लिए अच्छी खबर थी। जितना अधिक पैसा निखिल रेड्डी इकट्ठा करेगा उतना ही अर्जुन कपूर कमाएगा। इसी दौरान जब अर्जुन कपूर अन्य काम करने वाला था उसका मोबाइल फोन बज उठा। यह उसके हाथ में मौजूद वायुपुंज सुपरकार एसोसिएशन की ओर से कॉल था। कॉल का उत्तर देने पर वायुपुंज सुपरकार एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि विजय सुपरकार एसोसिएशन के अध्यक्ष युवराज रेड्डी जो इस समय हैदराबाद में पहले स्थान पर है ने अर्जुन कपूर को युद्ध की चुनौती दी है। उसने अर्जुन कपूर को दोपहर 1 बजे एक पेशेवर रेसिंग ट्रैक पर मिलने के लिए आमंत्रित किया। दोनों क्लब आमने सामने मुकाबला करेंगे ताकि यह साबित हो सके कि असली बॉस कौन है। युवराज रेड्डी, क्या ये रेड्डी परिवार से नहीं है? इस नाम को सुनकर अर्जुन कपूर ने आश्चर्य से पूछा। हाँ अध्यक्ष महोदय, युवराज रेड्डी परिवार की युवा पीढ़ी का व्यक्ति है। वायुपुंज सुपरकार एसोसिएशन के लोगों ने पुष्टि की। ये व्यक्ति मुझसे मुकाबला करना चाहता है। जब अर्जुन कपूर सोच ही रहा था तभी सिस्टम की आवाज गूंजी। डिंग अस्थायी कार्य जारी। युवराज रेड्डी की चुनौती स्वीकार करें। विजय सुपरकार एसोसिएशन को हराकर हैदराबाद में प्रथम स्थान प्राप्त करें। कार्य इनाम तिवारी ग्रुप के 9% शेयर जिससे तिवारी ग्रुप का संपूर्ण स्वामित्व अर्जुन कपूर को प्राप्त होगा। कार्य इनाम 350 अनुभव अंक। हम सिस्टम कार्य और इनाम देखकर अर्जुन कपूर बेहद रोमांचित हुआ। बहुत बढ़िया, बस इस 9% हिस्सेदारी को हासिल करते ही अर्जुन कपूर 100% तिवारी ग्रुप का मालिक बन जाएगा। भविष्य में पूरा तिवारी ग्रुप सिर्फ अर्जुन कपूर के नाम पर होगा। उससे कहो कि मैंने चुनौती स्वीकार कर ली है। अर्जुन कपूर ने कहा। आज का दिन युवराज रेड्डी से निपटने के लिए बिल्कुल सही रहेगा। वायुपुंज सुपरकार एसोसिएशन का दौरा।
इसके बाद अर्जुन कपूर वायुपुंज सुपर कार एसोसिएशन गया। वह काफ़ी समय से यहाँ नहीं आया था। यदि विजय सुपर कार एसोसिएशन ने चुनौती नहीं दी होती तो शायद वह इस क्लब को भूल ही जाता। अब यह एक अच्छा अवसर था यहाँ आकर सब कुछ देखने का। वायुपुंज सुपर कार एसोसिएशन उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। आखिरकार इस क्लब में मौजूद सदस्य सभी प्रभावशाली युवा पुरुष और महिलाएं थीं जिनके पास विभिन्न पृष्ठभूमियों का विशाल नेटवर्क था। हाल ही में वायुपुंज सुपर कार एसोसिएशन में कई नए लोग शामिल हुए थे, जिनमें से कई रेसिंग मास्टर भी थे। अर्जुन कपूर ने उनसे संक्षिप्त मुलाकात की। सिस्टम इनाम अग्निवीर प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप में 6% स्वामित्व। दोपहर के समय सिस्टम इनाम प्राप्त हुआ। डिंग 78 दिनों के अलगाव के बाद 6% अग्निवीर प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप का स्वामित्व प्राप्त हुआ, जिससे अर्जुन कपूर इस ग्रुप का चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक बन गया। स्वामित्व क्रय अनुबंध आपके होटल के कमरे में रखा गया है, कृपया इसे जांच लें। आज के दिन सिस्टम ने अर्जुन कपूर को भारत के दूसरे सबसे बड़े सुरक्षा ग्रुप अग्निवीर प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप में 6% हिस्सेदारी दी। अब से अर्जुन कपूर अग्निवीर प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप में चौथे सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गया था। इसके साथ ही उसे 10 अरब का लाभ हुआ। सिस्टम के स्तर 3 तक अपग्रेड होने के बाद अर्जुन कपूर की संपत्ति तेजी से बढ़ रही थी और यह केवल स्तर 3 का सिस्टम था। यदि यह स्तर 4 या 5 तक अपग्रेड हो गया तो अर्जुन कपूर की संपत्ति इतनी अधिक हो जाएगी कि कल्पना करना भी मुश्किल होगा। यहाँ तक कि पटेल परिवार को भी पीछे छोड़ना आसान होगा। इसके अलावा एक शक्तिशाली सुरक्षा ग्रुप होना बेहद आवश्यक था, खासकर जब अर्जुन कपूर का लक्ष्य एक विशाल व्यापारिक साम्राज्य स्थापित करना था। अग्निवीर प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप जैसे संगठन के साथ कई समस्याओं को आसानी से हल किया जा सकता था। रेसिंग ट्रैक पर आगमन दोपहर 12:30 बजे अर्जुन कपूर ने वायुपुंज सुपर कार एसोसिएशन के कुछ सबसे बेहतरीन सदस्यों को लिया और विजय सुपर कार एसोसिएशन द्वारा बताई गई रेसिंग ट्रैक की ओर निकल पड़ा। जब अर्जुन कपूर वहां पहुंचा तो युवराज रेड्डी पहले ही वहां आ चुका था। इस समय वह हैदराबाद के शीर्ष अमीर युवाओं से घिरा हुआ था, जिनमें जितेंद्र यादव भी शामिल था। अर्जुन कपूर, क्या हाल ही में तुम कुछ ज़्यादा ही घमंडी नहीं हो गए हो? तुम हमारे रेड्डी परिवार को नाराज करने वाले पहले व्यक्ति हो जो अब तक इतनी आज़ादी से घूम रहा है। युवराज रेड्डी ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, जो लोग मुझसे दुश्मनी लेते हैं उनका अंजाम अच्छा नहीं होता। चिंता मत करो, तुम्हारा रेड्डी परिवार जल्द ही खत्म हो जाएगा। अर्जुन कपूर ने बेझिझक जवाब दिया। हम अर्जुन कपूर, इतना मत पूछ लो। हमारा रेड्डी परिवार अब तक पूरी ताकत से तुम्हारे खिलाफ नहीं आया था, इसलिए तुम इतनी आज़ादी से घूम पा रहे थे। लेकिन अगर हम पूरी ताकत लगा दें तो क्या तुम यहाँ खड़े होकर मुझसे बात भी कर पाओगे? युवराज रेड्डी बचपन से ही रेड्डी परिवार की संपन्नता और शक्ति में पले बड़े थे, इसलिए वह हमेशा खुद को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। पूरी ताकत नहीं लगाए? अर्जुन कपूर ने हंसते हुए कहा, तो क्या तुम सोचते हो कि मैंने अपनी पूरी ताकत लगाए? अर्जुन कपूर चाहता था कि रेड्डी परिवार बस घायल ना हो बल्कि एक ही झटके में पूरी तरह खत्म हो जाए। अब एसोसिएशन की बात करते हैं। तुम्हारा वायुपुंज सुपर कार एसोसिएशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिससे विजय सुपर कार एसोसिएशन बेहद असंतुष्ट है। युवराज रेड्डी ने आगे कहा, यदि तुम हमारे अधीन आ जाओ तो हम तुम्हें माफ़ कर सकते हैं। तुम्हारा क्लब हमारे सामने झुके और हमारे नियमों के अनुसार चले तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। अगर विजय सुपर कार एसोसिएशन अपने अध्यक्ष युवराज रेड्डी को हटा दे और हमारे अधीन आ जाए तो मैं भी उन्हें छोड़ सकता हूं। अर्जुन कपूर ने उसी अंदाज में जवाब दिया। क्या कहा? विजय सुपर कार एसोसिएशन के सदस्य भड़क उठे। ठीक है, मुकाबला करते हैं। जो जीतेगा वह हैदराबाद का सुपर कार बॉस कहलाएगा। युवराज रेड्डी ने चुनौती दी। सिर्फ मुकाबला ही क्यों? हारे हुए को रेसिंग ट्रैक पर घुटनों के बल रेंगते हुए कहना होगा कि वह कचरा है। युवराज रेड्डी ने गंदी चाल खेली। ये सुनकर वायुपुंज सुपर कार एसोसिएशन के सदस्य चिंता में पड़ गए। यह मजाक बहुत बड़ा था। ये दांव पैसे लगाने से भी ज़्यादा कठिन था। यहाँ मौजूद हर कोई हैदराबाद के प्रभावशाली और प्रतिष्ठित लोग थे। अगर वे सच में जमीन पर घुटनों के बल रेंग कर खुद को कचरा कहेंगे तो वे पूरी हैदराबाद में हंसी का पात्र बन जाएंगे। उनकी प्रतिष्ठा पूरी तरह नष्ट हो जाएगी और वे शायद दोबारा समाज में सिर उठाकर नहीं जी पाएंगे। ये तो बहुत बड़ा मजाक था। अध्याय 393। क्या हुआ? तुम्हें डर लग रहा है? अगर हिम्मत नहीं है तो अभी के अभी मुझसे माफ़ी मांगो और कहो कि तुम एक का हो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। युवराज रेड्डी ने अर्जुन कपूर को चुनौती दी। हमारे अध्यक्ष में इतनी हिम्मत है, फिर तुम क्यों डर रहे हो? अगर डरते हो तो जल्दी से मान लो। बिल्कुल सही। क्या तुम अब भी खुद को मर्द समझते हो? विजय सुपर कार एसोसिएशन के सदस्यों ने युवराज रेड्डी का साथ देते हुए अर्जुन कपूर का मजाक उड़ाया। डर बिल्कुल नहीं, चलो करते हैं। अर्जुन कपूर ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, इसे लिखित में दर्ज करो। यह कहते हुए युवराज रेड्डी ने पहले से तैयार किए हुए 2 लिखित अनुबंध अपने आदमियों से मंगवाए। इन दस्तावेजों में सभी शर्तें दर्ज थी।
जिसमें हारने वाले को रेसिंग ट्रैक पर घुटनों के बल रेंग कर खुद को बेकार और कचरा कहने की शर्त भी थी। साफ था कि युवराज रेड्डी ने पहले से ये सब कुछ प्लान कर रखा था। इसके अलावा अनुबंध में ये भी लिखा था कि यदि कोई विपक्ष हारने के बाद इन शर्तों को पूरा करने से मना करता है तो उसे विजेता को 10 अरब की क्षतिपूर्ति करनी होगी। अध्यक्ष कृपया दोबारा सोच लें। अध्यक्ष, विजय सुपर कार एसोसिएशन में कई बेहतरीन रेसर हैं जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान प्राप्त कर चुके हैं। हमारी टीम थोड़ी कमजोर है। क्या हमें ये चुनौती स्वीकार करनी चाहिए? वायुपंत सुपर कार एसोसिएशन के सदस्य अर्जुन कपूर को मनाने लगे कि वह यह अनुबंध साइन ना करें। कोई बात नहीं, मैं देखना चाहता हूं कि उनके विजय सुपर कार एसोसिएशन के ड्राइविंग स्किल्स बेहतर है या मेरे। अर्जुन कपूर ने बेफिक्री से हाथ हिलाते हुए कहा। अर्जुन कपूर के पास सिस्टम द्वारा दिए गए टॉप लेवल ड्राइविंग स्किल्स थे। अगर वह दुनिया के नंबर 1 रेसर से भिड़ता तो नतीजा अनिश्चित हो सकता था, लेकिन सिर्फ भारत के शीर्ष ड्राइवरों से मुकाबला करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके अलावा सिस्टम ने अर्जुन कपूर की स्पीड और रिफ्लेक्स को आम लोगों से कहीं अधिक बढ़ा दिया था, जिससे उसे और भी बड़ा फायदा मिल रहा था। अर्जुन कपूर ने बिना किसी हिचकिचाहट के अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। अर्जुन कपूर, क्या तुम इसे लेकर पछताओगे? युवराज रेड्डी ने चतुर मुस्कान के साथ पूछा, जैसे वह अर्जुन को अपने जाल में फंसा चुका था। मैं कभी पछताता नहीं, अर्जुन कपूर ने दृढ़ता से जवाब दिया। बहुत बढ़िया। युवराज रेड्डी ने भी हस्ताक्षर किए। अब दोनों के पास अनुबंध की एक एक कॉपी थी। अर्जुन कपूर, अब तुम गए काम से, जितेंद्र यादव ने ठहाका लगाते हुए कहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले ही देख रहा हो कि अर्जुन कपूर जमीन पर घुटनों के बल रेंगते हुए खुद को बेकार और कचरा कह रहा है। लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब युवराज रेड्डी का दूसरा प्लान अमल में आएगा। तब अर्जुन कपूर पूरी हैदराबाद में हंसी का पात्र बन जाएगा। मुकाबला प्रारंभ। सर्वश्रेष्ठ 3 रेस। इस प्रतियोगिता में 3 रेस होंगी और हर एसोसिएशन से 3 खिलाड़ी भाग लेंगे। विजय सुपर कार एसोसिएशन ने युवराज रेड्डी और 2 ऐसे रेस को चुना जो राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त कर चुके थे। वायुपंत सुपर कार एसोसिएशन की ओर से अर्जुन कपूर खुद एक खिलाड़ी था, जबकि बाकी 2 को सावधानीपूर्वक चुना गया। पहली रेस वायुपंत सुपर कार एसोसिएशन की जीत। पहली रेस में वायुपंत सुपर कार एसोसिएशन की ओर से लक्ष्य वर्मा ने हिस्सा लिया। लक्ष्य वर्मा क्लब के सबसे बेहतरीन ड्राइवरों में से एक था और उसने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। युवराज रेड्डी ने ये देखकर अपनी रणनीति बदल दी और अपना सबसे कमजोर खिलाड़ी पहले भेज दिया। जल्द ही पहली रेस शुरू हुई। लक्ष्य वर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया और वायुपंत सुपर कार एसोसिएशन को पहली जीत दिलाई। बढ़िया लक्ष्य, पहली रेस हमने जीत ली। अब विजय सुपर कार एसोसिएशन का समय खत्म। वायुपंत सुपर कार एसोसिएशन के सदस्य खुशी से झूम उठे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि युवराज रेड्डी भी हंस रहा था और जश्न मना रहा था। अर्जुन कपूर, यह कोई जीत नहीं है। अगली 2 रेस तुम हारने वाले हो, युवराज रेड्डी ने आत्मविश्वास से कहा। उसने युद्धनीति घुड़दौड़ नामक रणनीति अपनाई थी, जहां उसने पहले अपना सबसे कमजोर खिलाड़ी उतारा ताकि वायुपंत सुपर कार एसोसिएशन का सबसे अच्छा खिलाड़ी बर्बाद हो जाए। अब उसके पास 2 शीर्ष स्तर के ड्राइवर थे, जबकि वायुपंत सुपर कार एसोसिएशन के बाकी 2 खिलाड़ी अपेक्षाकृत कमजोर थे। अब यदि 2 शीर्ष ड्राइवर वायुपंत सुपर कार एसोसिएशन के कमजोर खिलाड़ियों से भिड़ेंगे तो विजय सुपर कार एसोसिएशन की जीत तय थी। अर्जुन कपूर अब फंस चुका है, ये सोचकर विजय सुपर कार एसोसिएशन के सदस्यों का उत्साह बढ़ गया। वायुपंत सुपर कार एसोसिएशन के सदस्य चिंतित थे, लेकिन केवल अर्जुन कपूर पूरी तरह से शांत था। असली युद्ध नीति घुड़दौड़ तो मैंने खेली है। अर्जुन कपूर ने पहले से ही यह रणनीति भांप ली थी। विजय सुपर कार एसोसिएशन को यह नहीं पता था कि वायुपंत सुपर कार एसोसिएशन का असली नंबर 1 ड्राइवर लक्ष्य वर्मा नहीं बल्कि अर्जुन कपूर खुद था। अब तक अर्जुन कपूर ने एक रेस जीत ली थी। अब यदि वह एक और रेस जीत लेता तो उसकी जीत पक्की थी। दूसरी रेस विजय सुपर कार एसोसिएशन की जीत। दूसरी रेस में विजय सुपर कार एसोसिएशन ने अपना सबसे बेहतरीन ड्राइवर उतारा और रेस जीत ली। अब स्कोर 1-1 से बराबर था। मुझे माफ करना अध्यक्ष, मैं आपको निराश कर दिया। दूसरी रेस हारने वाला खिलाड़ी उदास होकर बोला। नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया। अब बाकी मुझ पर छोड़ दो, अर्जुन कपूर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अब विजय सुपर कार एसोसिएशन के सदस्य अति आत्मविश्वास से भरे थे, लेकिन असली फैसला आखिरी रेस में होगा। अर्जुन कपूर बनाम युवराज रेड्डी निर्णायक मुकाबला। अब बारी थी अर्जुन कपूर और युवराज रेड्डी की अंतिम रेस की। पूरी हैदराबाद की निगाहें इस आखिरी रेस पर टिकी थी। अध्याय 394। ये मुकाबला दोनों सुपर कार एसोसिएशनों के लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न था। जैसे ही अर्जुन कपूर और युवराज रेड्डी ट्रैक पर आए, हर किसी की नज़र उन पर टिक गई। अर्जुन कपूर, अभी भी समय है, हार मान लो। अगर तुम अभी हार मान लेते हो तो तुम्हें पूरे ट्रैक पर नहीं, सिर्फ आधे ट्रैक पर घुटनों के बल रेंगना होगा, युवराज रेड्डी ने आत्मविश्वास के साथ कहा। उसे पूरा यकीन था कि वह अर्जुन कपूर को रेस में आसानी से हरा देगा।
उसे पहले ही अर्जुन कपूर के ड्राइविंग स्किल्स के बारे में सुनने को मिला था, लेकिन वह इस पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि यह सब वायुपुंज सुपरकार एसोसिएशन के लोग अर्जुन कपूर की चापलूसी करने के लिए कहते हैं। और अगर यह सच भी होता तो भी अर्जुन कपूर ने कभी कोई बड़ी रेस नहीं जीती थी। नहीं, वह किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल हुआ था। तुम जरूरत से ज़्यादा बकवास कर रहे हो, अर्जुन कपूर ने ठंडे लहजे में कहा। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो अभी हार मान लो। अच्छा लड़के, ये तुम्हारी खुद की पसंद है। अब जब तुम अपनी हार की ओर बढ़ रहे हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। युवराज रेड्डी ने हेलमेट पहना और कार में बैठ गया। अर्जुन कपूर भी अपनी कार में बैठ गया। आगे बढ़ो अध्यक्ष, इस बार हमें हैदराबाद का नंबर 1 सुपर कार क्लब बनना ही है। अध्यक्ष, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। वायुपुंज सुपर कार एसोसिएशन के सदस्यों ने अर्जुन कपूर के लिए जोर जोर से उत्साहवर्धन किया। हमारी विजय सुपर कार एसोसिएशन ही हैदराबाद की नंबर 1 एसोसिएशन है। वायुपुंज क्लब हमारा मुकाबला करना चाहता है, वे इसके काबिल नहीं है। बिल्कुल सही अध्यक्ष, इस अर्जुन कपूर को कुचल कर रख दो। वे अभी भी अर्जुन कपूर पर भरोसा कर रहे हैं। ये सिर्फ एक बेकार सपना है। विजय सुपर कार एसोसिएशन के सदस्य भी जवाब देने लगे और देखते ही देखते दोनों क्लबों के बीच जोरदार बहस छिड़ गई। लेकिन जैसे ही रेस शुरू हुई, पूरी भीड़ एकदम शांत हो गई। रेस की शुरुआत अर्जुन कपूर ने पहले ही सेकंड में बढ़त बनाई। जैसे ही गाड़ियों ने ट्रैक पर दौड़ लगाई, अर्जुन कपूर ने पलक झपकते ही युवराज रेड्डी को पीछे छोड़ दिया। स्टैंड में बैठे विजय सुपर कार एसोसिएशन के सदस्य, जो पहले अत्यधिक आत्मविश्वास से भरे हुए थे, उनके चेहरे अचानक कठोर हो गए। यह क्या हो रहा है? उनके अध्यक्ष को तो पहले ही बढ़त बनानी थी, लेकिन यह उल्टा कैसे हो गया? ये बस एक संयोग है। हमारे अध्यक्ष ने अभी अपनी असली ताकत दिखाई ही नहीं है। जब वे गंभीर होंगे तब अर्जुन कपूर को पछाड़ देंगे। विजय सुपर कार एसोसिएशन के सदस्य अपने लिए बहाने ढूंढने लगे, लेकिन ट्रैक पर स्थिति और भी खराब हो रही थी। युवराज रेड्डी ने देखा कि अर्जुन कपूर उससे लगातार आगे निकलता जा रहा है और उसके साथ की दूरी बढ़ती ही जा रही थी। युवराज रेड्डी ने पूरी ताकत झोंकी, लेकिन फिर भी असफल। युवराज रेड्डी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने गैस और तेज दबाए और अर्जुन कपूर को पकड़ने की पूरी कोशिश करने लगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अर्जुन कपूर की गाड़ी उसकी पहुंच से बाहर थी। अर्जुन कपूर को पकड़ने के लिए युवराज रेड्डी ने टर्निंग पॉइंट्स पर ब्रेक तक नहीं लगाए, बल्कि परफेक्ट ड्रिफ्ट का इस्तेमाल किया। लेकिन इसके बावजूद भी वह अर्जुन कपूर को छू भी नहीं पाया। अर्जुन कपूर ने युवराज रेड्डी को पूरी तरह कुचल दिया। अंततः अर्जुन कपूर ने अपने जबरदस्त कौशल से युवराज रेड्डी को पूरी तरह हरा दिया और रेस जीत ली। तीसरी और अंतिम रेस वायुपुंज सुपर कार एसोसिएशन के नाम। इस तरह पहली और तीसरी रेस जीतने के बाद वायुपुंज सुपर कार एसोसिएशन आधिकारिक तौर पर हैदराबाद की नंबर 1 सुपर कार एसोसिएशन बन गई। अध्यक्ष जिंदाबाद। अब से हमारी वायुपुंज सुपर कार एसोसिएशन ही हैदराबाद की सबसे बड़ी एसोसिएशन होगी। अध्यक्ष, तुमने कमाल कर दिया। इतनी जबरदस्त जीत, वाह! वायुपुंज सुपर कार एसोसिएशन के सदस्य खुशी से झूम उठे, तालियां बजाने लगे और जोर जोर से अर्जुन कपूर के नाम के नारे लगाने लगे। युवराज रेड्डी और जितेंद्र यादव का बुरा हाल। दूसरी ओर विजय सुपर कार एसोसिएशन के सदस्य स्तब्ध रह गए थे। युवराज रेड्डी, जो अब तक बेहद आत्मविश्वास से भरा था, पूरी तरह हताश हो गया। वह सोच रहा था कि यह कैसे हो सकता है। विजय सुपर कार एसोसिएशन की पूरी प्रतिष्ठा बर्बाद हो चुकी थी और सबसे खराब हालत में था जितेंद्र यादव, जिसने सोचा था कि युवराज रेड्डी उसकी बेइज्जती का बदला लेगा। लेकिन अब युवराज खुद हार चुका था। युवराज रेड्डी की पलायन की कोशिश लेकिन अर्जुन कपूर ने पकड़ लिया। युवराज रेड्डी का चेहरा जलने लगा। क्या वह अब पूरे ट्रैक पर घुटनों के बल रेंगेगा और खुद को बेकार और कचरा कहेगा? नहीं, उसने धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश की। वह चुपचाप वहां से भागने वाला था, लेकिन तभी युवराज रेड्डी, कहाँ जा रहे हो? जैसे ही यह आवाज़ गूंजी, सभी की नज़रें अचानक युवराज रेड्डी पर टिक गई। अब वह भाग भी नहीं सकता था। मुझे बाथरूम जाना था, युवराज रेड्डी ने एक बहाना बनाया। मिस्टर रेड्डी, अनुबंध के अनुसार हारने वाले को पूरे ट्रैक पर घुटनों के बल रेंगना होगा और खुद को बेकार और कचरा कहना होगा, अर्जुन कपूर ने मित्रतापूर्ण अंदाज में याद दिलाया। युवराज रेड्डी के पास कोई चारा नहीं बचा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। 1 अरब रुपए की शर्त उसने खुद जोड़ी थी। अब या तो वह 1 अरब रुपए चुकाए या फिर ट्रैक पर रेंगता। अगर पैसा नहीं है तो जल्दी से रेंगो, हमारा समय बर्बाद मत करो, अर्जुन कपूर ने लापरवाही से कहा। सभी कैमरे ऑन, लाइव शर्मिंदगी की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही युवराज रेड्डी और जितेंद्र यादव ने घुटनों के बल रेंगना शुरू किया, कुछ कार्य तेजी से ट्रैक में घुस आए और उनमें से निकले दर्जनों पत्रकार, फोटोग्राफर और लाइव स्ट्रीमर्स। वे सब युवराज रेड्डी और जितेंद्र यादव की वीडियो बना रहे थे। युवराज रेड्डी को अचानक याद आया, ये पत्रकार उसी ने बुलाए थे, लेकिन अब यह उसी की बेइज्जती रिकॉर्ड कर रहे थे। उसका दिमाग पूरी तरह सुन्ना पड़ गया। यह उसकी जिंदगी की सबसे शर्मनाक हार थी।
अध्याय 395 दर्जनों फोटोग्राफरों, पत्रकारों और यहां तक कि लाइव प्रसारण कर रहे स्थानीय इंटरनेट सेलिब्रिटीज के सामने युवराज रेड्डी पूरी तरह सामाजिक रूप से मृत हो चुका था। इस क्षण वह चाहता था कि जमीन में समा जाए, लेकिन दुर्भाग्य से रेस ट्रैक की सतह बेहद सख्त थी और ऐसा कर पाना असंभव था। ये खत्म हो चुका था, पूरी तरह खत्म। अगर ये लोग पहले नहीं आते तो यह मामला केवल अफवाहों तक सीमित रहता। शायद युवराज रेड्डी कुछ प्रभाव का उपयोग करके इस खबर को फैलने से रोक सकता था, लेकिन अब जब दर्जनों पत्रकार और लाइव स्ट्रीमर्स इस घटना को प्रसारित कर रहे थे तो वह स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकता था। अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब वह हैदराबाद के अमीरजादों के बीच मजाक बन जाएगा और रेड्डी परिवार की इज्जत पर एक धब्बा साबित होगा। नहीं, युवराज रेड्डी ने उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन वायुपुंज सुपर कार एसोसिएशन के सदस्यों ने उसे घेर लिया। समझदारी दिखाओ, कहीं जाने की कोशिश मत करो। अगर उसने भागने की कोशिश की तो वे उसे सीधे पीट देते। डर के मारे युवराज रेड्डी को अपनी यह योजना छोड़नी पड़ी। फोटोग्राफी बंद करो, बंद करो, रिकॉर्डिंग बंद करो, यहाँ से निकल जाओ, जल्दी जाओ। विजय सुपर कार एसोसिएशन के सदस्यों ने जब देखा कि युवराज रेड्डी की बेइज्जती हो रही है तो उन्होंने उन पत्रकारों और फोटोग्राफरों को डांटना शुरू कर दिया। लेकिन कोई यहाँ से नहीं जाएगा। जो जाने की कोशिश करेगा वह हमारे खिलाफ समझा जाएगा, वायुपुंज सुपर कार एसोसिएशन के एक सदस्य ने धमकी दी। अचानक कोई भी पत्रकार वहां से जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। चिंता मत करो, विजय सुपर कार एसोसिएशन ने तुम्हें जितने पैसे दिए हम तुम्हें दोगुना देंगे। ये सुनते ही अर्जुन कपूर ने अपने सहायकों को इशारा किया और उन्होंने तुरंत अपनी धनशक्ति का प्रयोग किया। स्पष्ट था कि पैसे का लालच धमकियों से अधिक प्रभावी होता है। डबल पैसे मिलने की बात सुनकर सभी पत्रकार और फोटोग्राफर वहीं रुक गए और रिकॉर्डिंग जारी रखी। युवराज रेड्डी, तुम्हारी आवाज़ बंद क्यों हो गई? अर्जुन कपूर ने व्यंग्य से कहा। मैं कचरा हूं मैं। युवराज रेड्डी ने गुस्से से अर्जुन कपूर की तरफ देखा और दांत पीसते हुए घुटनों के बल रेंगते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। रेड्डी परिवार की प्रतिष्ठा बर्बाद। विजय सुपर कार एसोसिएशन के सदस्य इतने शर्मिंदा हुए कि कई वहां से चुपचाप चले गए। कुछ तो एसोसिएशन से इस्तीफा देने की सोचने लगे। वहीं वायुपुंज सुपर कार एसोसिएशन के कुछ सदस्य पत्रकारों से संपर्क करने लगे ताकि वे इस खबर को और ज्यादा प्रचारित करें कि अब विजय सुपर कार एसोसिएशन हार चुका है और वायुपुंज सुपर कार एसोसिएशन हैदराबाद का नया नंबर 1 क्लब बन चुका है। अब जब खुद युवराज रेड्डी पृष्ठभूमि बोर्ड बन गया है तो ये प्रचार सबसे प्रभावी होगा। सिस्टम का इनाम तिवारी ग्रुप के 9% शेयर। अचानक अर्जुन कपूर के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। डिंग, युवराज रेड्डी की चुनौती स्वीकार करें। विजय सुपर कार एसोसिएशन को हराकर हैदराबाद का नंबर 1 क्लब बने। मिशन पूरा हुआ। बधाई हो, तिवारी ग्रुप के 9% शेयर प्राप्त हुए, जिससे अब तिवारी ग्रुप का 100% स्वामित्व अर्जुन कपूर के पास है। बधाई हो, 350 अनुभव अंक प्राप्त हुए। अब से अर्जुन कपूर तिवारी ग्रुप का अकेला मालिक बन चुका था। अब तिवारी ग्रुप का नाम पूरी तरह से कपूर हो चुका है। एक और दुनिया की शीर्ष ज्वेलरी कंपनी पूरी तरह अर्जुन कपूर की हो चुकी थी। युवराज रेड्डी और जितेंद्र यादव पूरी तरह बर्बाद। इस बीच तेज रफ्तार से घिसते हुए युवराज रेड्डी और जितेंद्र यादव ने अपना एक चक्कर पूरा किया। अब वे पूरी तरह धूल से लथपथ थे और भिखारियों की तरह लग रहे थे। घुटनों के बल रेंगने के बाद दोनों ने अपने चेहरे ढक लिए और तुरंत अपनी कार में घुसकर भाग गए। वे एक सेकंड भी वहां नहीं रुक सकते थे। हाँ, हम अब हैदराबाद के नंबर 1 क्लब हैं। अध्यक्ष जिंदाबाद। वायुपुंज सुपर कार एसोसिएशन के सदस्य खुशी से उछल पड़े। हमारा लक्ष्य अब पूरे भारत में नंबर 1 बनना है, अर्जुन कपूर ने जोर से घोषणा की। अब से वायुपुंज सुपर कार एसोसिएशन सिर्फ हैदराबाद तक सीमित नहीं रहेगा। हम पूरे भारत से सुपर कार प्रेमियों को शामिल करेंगे। हमारा अगला लक्ष्य भारत का नंबर 1 सुपर कार क्लब बनना है। अब हैदराबाद में वायुपुंज सुपर कार एसोसिएशन का कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, लेकिन पूरे भारत में अभी भी कई क्लब थे। अगर वह देश भर के सबसे अच्छे ड्राइवरों को अपने क्लब में शामिल कर सके तो उसका संपर्क नेटवर्क और खुफिया नेटवर्क पूरे भारत में फैल जाएगा। अध्यक्ष, यह एक शानदार विचार है। वायुपुंज सुपर कार एसोसिएशन के सदस्य पूरी तरह से सहमत थे। वे जानते थे कि अर्जुन कपूर के नेतृत्व में जल्द ही वे सिर्फ हैदराबाद नहीं बल्कि पूरे भारत में नंबर 1 बन जाएंगे। अर्जुन कपूर की नई हवेली में प्रवेश। इसके बाद अर्जुन कपूर अपनी हैदराबाद की पहली शानदार हवेली में चला गया जो गुलमोहर विला में थी। अब ये हवेली दोगुनी बड़ी हो चुकी है। पहले ही गुलमोहर विला नंबर 8 बहुत बड़ा था, लेकिन अब सिस्टम से मिले पैसे के कारण वह पास वाली हवेली को भी खरीद चुका था। अब यह एक टॉप क्लास हवेली बन चुकी है। सबसे अच्छी बात यह थी कि इस पूरी सजावट पर अर्जुन कपूर को एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ा। अब उसकी हवेली हैदराबाद के सबसे अमीर परिवारों की संपत्तियों के बराबर हो चुकी थी। दूसरी ओर निखिल रेड्डी ने 27 अरब जुटा लिए। 27 अरब। निखिल रेड्डी बेहद उत्साहित था। अर्जुन कपूर, तुमने खुद ही इतनी बढ़िया निवेश योजना ढूंढी थी, लेकिन अब ये पैसा मेरा होगा। हाँ, अब तुम सिर्फ रोने के लिए तैयार रहो।
इसके बाद निखिल रेड्डी ने निवेश अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। अध्याय 396। 1 घंटे बाद निखिल रेड्डी की मुलाकात अध्यक्ष चौहान से हुई। मिस्टर रेड्डी, क्या आप सच में 27 अरब का निवेश करना चाहते हैं? पहली मुलाकात में ही अध्यक्ष चौहान ने उत्साहित होकर पूछा। बिल्कुल, मैंने पैसा पहले ही साथ लाया है। ये कहते हुए निखिल रेड्डी ने अपने सहायक को इशारा किया और उसने तुरंत 2 अनुबंध निकाल लिए। जैसे ही अनुबंध पर हस्ताक्षर होंगे, मैं वित्त विभाग से तुरंत पैसे ट्रांसफर करवाने की व्यवस्था करूंगा, निखिल रेड्डी ने गर्व से कहा। अध्यक्ष चौहान ने अनुबंध उठाया और बारीकी से पढ़ने लगे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि इसमें कोई समस्या ना हो। मिस्टर रेड्डी, क्या आपको नहीं लगता कि आप जो शेयर अनुपात मान रहे हैं वह कुछ ज़्यादा है? ये रेयान ग्रुप से पहले हुई हमारी डील से 7% ज़्यादा है। अध्यक्ष चौहान ने सीधे हामी नहीं भरी बल्कि एक्टिंग करके निखिल रेड्डी को और भी ज़्यादा विश्वास दिलाया। अध्यक्ष चौहान, मेरा निवेश रेयान ग्रुप से 2 गुना है और हमारी ताकत भी उनसे कहीं अधिक है, इसलिए मेरा शेयर अनुपात ज़्यादा होना तर्कसंगत है। निखिल रेड्डी ने घमंड से कहा। मैं आपसे पूछता हूं, पूरे हैदराबाद में हमारे रेड्डी परिवार के अलावा और कौन सा ग्रुप आपको इतनी बड़ी रकम का निवेश दे सकता है? ठीक है, अध्यक्ष चौहान ने सोच समझकर सहमति जताई और अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। सौदा पक्का, सौदा पक्का। दोनों ने हाथ मिलाया और निखिल रेड्डी ने तुरंत अपने वित्त विभाग को कॉल करके धन हस्तांतरण शुरू करवा दिया। कुछ ही समय में अध्यक्ष चौहान को खबर मिली कि 27 अरब का भुगतान हो चुका है। मिस्टर रेड्डी, कंपनी में अभी बहुत व्यस्तता चल रही है तो मैं पहले निकलता हूं। जब भी आपको समय मिले हम आपका स्वागत करेंगे, अध्यक्ष चौहान ने अत्यंत विनम्रता से कहा। कोई दिक्कत नहीं, निखिल रेड्डी ने कहा, लेकिन उसका ध्यान अनुबंध पर ही था। यह अनुबंध मेरी सबसे बड़ी चाल है। वास्तव में उसने अनुबंध में हेरफेर किया था। जो शेयर अनुपात 7% ज़्यादा दिख रहा था, असल में वह 11% तक पहुंच सकता था। अध्यक्ष चौहान ने आखिरकार अपना धैर्य खो दिया और मेरे जाल में फंस गए। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, निखिल रेड्डी गर्व से मुस्कुराया। दूसरी ओर अर्जुन कपूर को बड़ी खुशखबरी मिली। उसी समय अर्जुन कपूर को अध्यक्ष चौहान से एक महत्वपूर्ण संदेश प्राप्त हुआ। 27 अरब प्राप्त हो गए। इतनी जल्दी अर्जुन कपूर के चेहरे पर खुशी की झलक थी। इसमें से खेल और अन्य प्रक्रियाओं के खर्च को अलग रखते हुए उसे कम से कम 20 अरब का शुद्ध लाभ मिलेगा। और यह सब निखिल रेड्डी की चतुराई का नतीजा था। अगर निखिल रेड्डी ने अपनी ही टीम में गद्दार ना रखा होता तो मैं रेड्डी परिवार से इतनी भारी रकम कैसे निकाल पाता? अपने दुश्मन से 20 अरब निकालना और उसे इसकी भनक भी ना लगने देना, ये सच में मज़ेदार है। अब 2-3 दिनों में कंपनी को दिवालिया घोषित करो और सभी प्रक्रियाएं शुरू करो। अर्जुन कपूर ने अध्यक्ष चौहान को निर्देश दिया। तुमने बेहतरीन काम किया, तुम्हारा इनाम जल्द ही तुम्हारे खाते में होगा। धन्यवाद बॉस, अध्यक्ष चौहान ने जवाब दिया। अब उसे कुछ और दिनों तक अभिनय जारी रखना था। रेड्डी परिवार के खिलाफ हमला शुरू। इसके तुरंत बाद अर्जुन कपूर ने रेड्डी परिवार की सबसे महत्वपूर्ण कंपनी रेड्डी कैपिटल ग्रुप पर हमला करने का आदेश दिया। अब अर्जुन कपूर का लक्ष्य था रेड्डी कैपिटल ग्रुप को जल्द से जल्द खत्म करना। रेड्डी परिवार की हवेली हैदराबाद। रेड्डी परिवार के बुजुर्ग महेंद्र रेड्डी अपने बेटे निखिल रेड्डी से अनुबंध देखकर बेहद प्रसन्न थे। निखिल, तुमने हाल ही में बहुत प्रगति की है, महेंद्र रेड्डी ने अपने बेटे की प्रशंसा की। अब जब निवेश पूरा हो चुका है तो जल्दी से अर्जुन कपूर को खत्म करने की योजना बनाओ। ठीक है पिताजी, निखिल रेड्डी ने सिर हिलाया। यह अर्जुन कपूर जरूरत से ज़्यादा परेशानी खड़ी कर रहा है, अब उसे सबक सिखाने का समय आ गया है। महेंद्र रेड्डी ने ठंडे स्वर में कहा, अगर मैं अस्वस्थ ना होता और खुद कार्रवाई कर सकता तो अर्जुन कपूर को अब तक खत्म कर दिया गया होता। जो भी रेड्डी परिवार के खिलाफ जाता है उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। लेकिन तभी मालिक, बहुत बड़ी समस्या हो गई है। रेड्डी परिवार का मुख्य सेवक भागता हुआ अंदर आया। मालिक जल्दी देखिए, यह उसने फ़ोन बढ़ाया। महेंद्र रेड्डी ने फ़ोन उठाया और स्क्रीन पर देखा। युवराज रेड्डी घुटनों के बल रेंगते हुए खुद को बेकार और कचरा कह रहा था। तुमने यह वीडियो कहाँ देखा? महेंद्र रेड्डी ने गुस्से से पूछा। ये लोकल ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर है और मुझे लगता है कि अब तक बहुत लोग ये देख चुके हैं। ये हरामखोर। महेंद्र रेड्डी का गुस्सा फूट पड़ा। अर्जुन कपूर ने रेड्डी कैपिटल ग्रुप पर हमला कर दिया है। इसी समय निखिल रेड्डी को एक आपातकालीन कॉल मिली। महोदय, रेड्डी कैपिटल ग्रुप पर हमला हो चुका है। अगर यह हमला जारी रहा तो कुछ दिनों में रेड्डी कैपिटल ग्रुप पूरी तरह खत्म हो सकता है। क्या? निखिल रेड्डी स्तब्ध रह गया। ये किसने किया? क्या यह अर्जुन कपूर का काम है? महेंद्र रेड्डी ने गंभीर स्वर में पूछा। हाँ पिताजी, यह अर्जुन कपूर ही होगा। मैंने सोचा था कि हम पहले हमला करेंगे, लेकिन अर्जुन कपूर ने हमसे पहले ही हमला कर दिया। अर्जुन कपूर, मैं तुम्हें मिटा दूंगा। महेंद्र रेड्डी, जो पहले से ही गुस्से में था, ये सुनते ही इतना भड़क गया कि वह बेहोश हो गया। पिताजी, मालिक, निखिल रेड्डी ने तुरंत उन्हें नर्सिंग होम में भर्ती कराया और उनके लिए निजी डॉक्टरों की व्यवस्था की। अब निखिल रेड्डी पूरी तरह आग बबूला हो गया था। अर्जुन कपूर, मैं तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकाऊंगा।
अब वह एक सेकंड भी इंतजार नहीं कर सकता था। उसने तुरंत अपने सबसे बड़े गुप्त हथियार विक्रम खन्ना रेयान ग्रुप के प्रथम उपाध्यक्ष को कॉल किया। अब वह अर्जुन कपूर से बदला लेने के लिए पूरी तैयारी करने वाला था। नोट रेयान ग्रुप का दूसरा नाम राणा ग्रुप है। अध्याय 397 विक्रम खन्ना को निखिल रेड्डी का आदेश तुरंत मिल गया। चिंता मत करें मिस्टर रेड्डी, मैं तुरंत राणा ग्रुप की वर्तमान स्थिति का पूरा डाटा इकट्ठा करके आपको भेज दूंगा। विक्रम खन्ना ने आत्मविश्वास से कहा, मेरी जानकारी के साथ आप राणा ग्रुप को आसानी से नष्ट कर सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके ये काम करो, निखिल रेड्डी ने आदेश दिया। ठीक है। इसके बाद विक्रम खन्ना चुपचाप राणा ग्रुप में लौट आया। दूसरी ओर अर्जुन कपूर को पूरी खबर मिल चुकी थी। जैसे ही विक्रम खन्ना वापस राणा ग्रुप पहुंचा, अर्जुन कपूर को इसकी जानकारी मिल गई। उसे मत रोको, उसे अपना काम करने दो। अर्जुन कपूर पहले ही कंपनी की सभी महत्वपूर्ण जानकारी और गोपनीय डाटा को बदल चुका था। अब उसने एक और बड़ा जाल बिछा दिया था। बस निखिल रेड्डी के उसमें फंसने का इंतजार था। शाम को एक अप्रत्याशित मुलाकात। रात के खाने के तुरंत बाद अर्जुन कपूर के कमरे का दरवाजा अचानक बजा। कौन हो सकता है? दरवाजा खोलते ही अर्जुन कपूर ने देखा कि सामने हैदराबाद के प्रसिद्ध उद्योगपति जगत बंसल एक युवा व्यक्ति के साथ खड़े थे। अर्जुन कपूर ने दोनों को अंदर बुला लिया। बॉस अर्जुन, ये यशपाल सिंह है जो मुंबई के एक बड़े परिवार से आते हैं। अंदर जाते ही जगत बंसल ने अपने साथी का परिचय दिया। यशपाल जी, यह अर्जुन कपूर हैं, हैदराबाद के अरबपति। अगर आपको निवेश करना है तो मुझसे और अर्जुन जी से बेहतर कोई विकल्प नहीं होगा। फिर जगत बंसल ने यशपाल सिंह को अर्जुन कपूर के बारे में बताया। बॉस अर्जुन, आप मुझे बहुत युवा लगते हैं। मैंने नहीं सोचा था कि आप पहले से ही एक अरबपति बन चुके हैं, यशपाल सिंह ने हल्के से कहा। उसके बोलने के अंदाज से ऐसा लग रहा था जैसे अरबों की संपत्ति होना बहुत साधारण बात हो। बॉस अर्जुन, एक मिनट, जगत बंसल ने अर्जुन कपूर को एक और ले जाकर धीरे से कहा। यशपाल सिंह मुंबई के एक बड़े परिवार से हैं और यहाँ निवेश के लिए आए हैं। मैंने इस मौके को पहचाना और खुद को उनके सामने प्रस्तुत किया। लेकिन मेरी ताकत इतनी बड़ी नहीं है कि मैं अकेले उनसे सौदा कर सकूं, इसलिए मैंने आपको बुलाया। यह एक बड़ा मुनाफे का मौका है। अर्जुन कपूर ने संक्षेप में स्थिति को समझ लिया, लेकिन यशपाल सिंह का व्यवहार उसे ज़्यादा पसंद नहीं आया। इस आदमी में बड़े परिवार की अहंकारपूर्ण भावना है। यशपाल सिंह का संदेह, बॉस अर्जुन, मैं हैदराबाद में एक मजबूत साझेदार की तलाश में हूँ। मुझे नहीं पता कि आप। यशपाल सिंह ने अर्जुन कपूर की ओर देखा। उसकी आंखों में संदेह था। क्या ये लड़का जो मुझसे भी छोटा दिखता है सच में इतना मजबूत है? चिंता मत करें यशपाल जी, बॉस अर्जुन की ताकत और संपर्कों पर संदेह करने की कोई जरूरत नहीं है। हैदराबाद का पहला भूमिगत बॉस भी इनके ही आदेश पर काम करता है। जगत बंसल ने तुरंत कहा। सच में? यशपाल सिंह ने थोड़ी दिलचस्पी दिखाई। क्या ये सही है बॉस अर्जुन? यशपाल सिंह ने सीधे अर्जुन कपूर से पूछा। वे मेरे अधीनस्थ नहीं है बल्कि मेरे दोस्त हैं, अर्जुन कपूर ने शांति से उत्तर दिया। यह उत्तर मुझे पसंद नहीं आया। यशपाल सिंह संतुष्ट नहीं हुआ। अर्जुन कपूर की स्पष्ट शर्तें। अर्जुन कपूर ने सीधा सवाल किया। यशपाल जी, आप किस व्यवसाय में निवेश करना चाहते हैं? पहले हमें ये तो बताइए। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि यह साझेदारी सच में संभव है या नहीं। अर्जुन कपूर ने बिना किसी अहंकार के बात की, लेकिन उसने यशपाल सिंह के स्वाभाविक श्रेष्ठता के भाव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अगर हम सहयोग करते हैं तो हमारी स्थिति समान होगी। मैं किसी के अधीन काम नहीं करूंगा। ये सुनकर यशपाल सिंह को और भी गुस्सा आ गया। दूसरे लोग मुझसे निवेश के लिए विनती करते हैं, लेकिन ये लड़का मुझसे बराबरी की बात कर रहा है। यशपाल सिंह ने अर्जुन कपूर की परीक्षा लेने की सोची। मुझे बताया गया है कि आप कई उद्योगों में शामिल हैं। क्या ये सच है? यशपाल सिंह ने पूछा। ज़्यादा नहीं, बस ज्वेलरी, कारें, लग्जरी ब्रांड्स, होटल्स, एंटीक्स, महंगी घड़ियाँ। अर्जुन कपूर ने शालीनता से उत्तर दिया। ज़्यादा नहीं। यशपाल सिंह के चेहरे पर अविश्वास झलक उठा। ये लड़का मजाक कर रहा है। इतने सारे उद्योगों में शामिल होना असंभव है। यहाँ तक कि यशपाल सिंह को भी यकीन नहीं हो रहा था। हमारा परिवार सिर्फ 7-8 उद्योगों में शामिल है। क्या यह आदमी हमसे भी बड़ा है? यशपाल सिंह की चाल। JPA मॉर्गन चेस पैलेडियम कार्ड। चुपचाप यशपाल सिंह ने मेज पर एक विशेष ब्लैक कार्ड रख दिया। ये JP मॉर्गन चेस का पैलेडियम कार्ड है। जगत बंसल की आवाज़ हल्के से कांपी। JP मॉर्गन चेस पैलेडियम कार्ड दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ब्लैक कार्डों में से एक है। ये दुनिया के शीर्ष 10 ब्लैक कार्डों में 9वें स्थान पर आता है। पूरी दुनिया में केवल कुछ हजार लोगों के पास ये कार्ड है और यह कार्ड यशपाल सिंह के पास है। जगत बंसल भीतर ही भीतर दंग रह गया। यशपाल सिंह की योजना अर्जुन कपूर को प्रभावित करना। यशपाल सिंह ने गर्व से सिर हिलाया। अब उसने अर्जुन कपूर को नीचा दिखाने की कोशिश की। क्या अब तुम प्रभावित हुए अर्जुन कपूर? लेकिन अर्जुन कपूर की प्रतिक्रिया पूरी तरह अलग थी।
अध्याय 398 अर्जुन कपूर ने जेपी मॉर्गन पैलेडियम कार्ड की ओर एक नज़र डाली जो कि दुनिया भर में केवल कुछ हजार लोगों के पास था, और फिर उसे मेज पर रखकर नजरें फेर ली जैसे कि उसे इससे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। यशपाल सिंह को अचानक अपमानित महसूस हुआ। उसके पास जो जेपी मॉर्गन पैलेडियम कार्ड था वह पूरी मुंबई में भी प्रभावशाली माना जाता था। हैदराबाद की तो बात ही छोड़ दो, आखिरकार यह उसका अपना कार्ड नहीं था बल्कि उसके पिता का था। वह खुद इतने उच्च स्तर के विशेष ब्लैक कार्ड का मालिक बनने के योग्य नहीं था। उसने ये कार्ड सिर्फ इसलिए निकाला था ताकि वह अर्जुन कपूर के अहंकार को कुचल सके। लेकिन नतीजा, अर्जुन कपूर ने उसकी ब्लैक कार्ड को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। बॉस, अर्जुन को मेरा जेपी मॉर्गन पैलेडियम कार्ड पसंद नहीं आया। यशपाल सिंह ने असंतोष से कहा, ऐसा नहीं है कि मुझे ये पसंद नहीं है, बस ये थोड़ा साधारण है। अर्जुन कपूर ने शालीनता से उत्तर दिया। साधारण? ये सुनकर न सिर्फ यशपाल सिंह बल्कि जगत बंसल के चेहरे की भी रंगत उड़ गई। जेपी मॉर्गन पैलेडियम कार्ड दुनिया के शीर्ष 10 ब्लैक कार्डों में आता है। यह आम अमीरों के लिए भी उपलब्ध नहीं होता और अर्जुन कपूर इसे साधारण कह रहे हैं। हे भगवान, क्या बॉस अर्जुन सच में इतने ऊंचे दर्जे के इंसान हैं? यशपाल सिंह का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। यह अब तक की सबसे चौंकाने वाली बात थी जो उसने सुनी थी। अगर मेरा जेपी मॉर्गन पैलेडियम कार्ड साधारण है, उद्धरण चिन्ह ... तो बॉस अर्जुन के पास इससे भी शक्तिशाली ब्लैक कार्ड जरूर होगा, है ना? यशपाल सिंह ने एक अजीब मुस्कान के साथ कहा, अगर ऐसा है तो क्यों ना अभी अपना कार्ड निकालकर मुझे दिखाएं, मुझे भी कुछ नया देखने का मौका मिलेगा। यशपाल सिंह ने व्यंग से कहा। अब देखते हैं कि अर्जुन कपूर क्या जवाब देते हैं। बॉस अर्जुन, यह जरूरी नहीं। जगत बंसल ने स्थिति को हल्का करने की कोशिश की। शायद बॉस अर्जुन के पास ऐसा कोई कार्ड ना हो, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाते, यशपाल सिंह ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। बॉस अर्जुन इतने प्रभावशाली हैं, मुझे पूरा यकीन है कि उनके पास मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली कार्ड होगा, तो क्यों ना हमें भी देखने दिया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉस अर्जुन सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ठीक है, अब बहुत हो गया। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया और कहा, मेरे पास एक विशेष ब्लैक कार्ड है जो इतना साधारण नहीं है। फिर उन्होंने दराज खोला, कार्ड का पैकेज निकाला और बिना किसी चिंता के एक विशेष ब्लैक कार्ड निकालकर टेबल पर रख दिया। ये कौन सा ब्लैक कार्ड है? जगत बंसल ने कार्ड की ओर देखा। ये क्या? ये यशपाल सिंह ने कुछ समय तक ध्यान से देखा और फिर धीमे स्वर में पूछा, क्या ये प्रथम रॉयल बैंक ऑफ भारत का मास्टर कार्ड ब्लैक कार्ड है? क्या? जगत बंसल दंग रह गए। यह वही ब्लैक कार्ड है जो दुनिया के शीर्ष 10 ब्लैक कार्डों में शीर्ष 3 में आता है। ये कार्ड सिर्फ दुनिया के सबसे धनी और प्रभावशाली व्यक्तियों को ही दिया जाता है, और बॉस अर्जुन के पास ये कार्ड है। हे भगवान! यशपाल सिंह की गर्दन झुक गई। वह अर्जुन कपूर की परीक्षा लेना चाहता था लेकिन खुद बुरी तरह हार गया। मैं तो खुद का मजाक बना बैठा। बॉस अर्जुन, आप अविश्वसनीय हैं, जगत बंसल ने पूरी श्रद्धा से कहा। यशपाल जी, अब तो आपको बॉस अर्जुन की ताकत का अंदाजा हो गया होगा। अब बताएं, क्या आप बॉस अर्जुन के साथ सहयोग करना चाहेंगे? नहीं, यशपाल सिंह ने बिना सोचे समझे जवाब दिया। मैं बॉस अर्जुन के साथ व्यापार नहीं कर सकता, वह मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों? जगत बंसल चौंक गए। तुमने अभी अभी देखा कि बॉस अर्जुन तुमसे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हैं, फिर भी तुम उनके साथ सहयोग नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि यशपाल सिंह ने ठंडे स्वर में कहा, बॉस अर्जुन ने मेरी इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिला दी। मैं ऐसे आदमी के साथ कभी व्यापार नहीं करूंगा जिसने मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। तुम्हारा मतलब है कि तुम अपनी हार स्वीकार नहीं कर सकते? जगत बंसल ने पूछा। सुनो, ना सिर्फ बॉस अर्जुन बल्कि तुम भी मेरे लिए अयोग्य हो। मिस्टर बंसल, मैं किसी और अमीर परिवार से साझेदारी करूंगा, किसी ऐसे से जो किसी बड़े परिवार से हो, क्योंकि चाहे तुम कितने भी अमीर क्यों ना हो, तुम अब भी उन शीर्ष परिवारों के सामने कुछ नहीं हो। अहंकार में डूबे हुए मूर्ख अर्जुन कपूर ने बस इतना ही कहा। फिर यशपाल सिंह खड़ा हुआ और जाने ही वाला था कि अरे रुको। अचानक होटल का दरवाजा अपने आप खुल गया और एक लड़की अंदर चली आई। जीजू, मुझे आपसे कुछ काम था। दया पटेल अंदर आए। जैसे ही उसने अर्जुन कपूर को देखा वह रुक गई, लेकिन दया पटेल को देखकर यशपाल सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। दया पटेल? क्या ये दया पटेल है? पटेल परिवार की बेटी जीजू। उसने अर्जुन कपूर को जीजू कहा। क्या अर्जुन कपूर पटेल परिवार का दामाद है? हे भगवान! अब यशपाल सिंह की पूरी दुनिया हिल चुकी थी। अर्जुन कपूर पटेल परिवार से जुड़े हैं। अब मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी है। अध्याय 399। तुम क्या पूछना चाहते हो? दया पटेल ने कहा, मुझे माफ़ करना, लेकिन क्या बॉस अर्जुन पटेल परिवार की किसी बेटी के पति या प्रेमी हैं? शायद मैं उन्हें जानता हूँ। यशपाल सिंह ने संकोच भरे स्वर में पूछा। वह वास्तव में ये जानना चाहता था कि अर्जुन कपूर की पत्नी या प्रेमिका पटेल परिवार की कौन थी। पटेल परिवार बहुत बड़ा था, जिसमें कई दूर के रिश्तेदार भी थे और कुछ ऐसे भी थे जिन्हें ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। अगर अर्जुन कपूर पटेल परिवार की किसी कम महत्वपूर्ण सदस्य के पति होते तो यह कोई बड़ी बात नहीं होती। कौन सी बेटी? मैं उन्हें जीजू कहती हूँ।
इसका मतलब है कि वह मेरी सगी बहन के पति हैं। दया पटेल ने सिर हिलाया, ये सोचते हुए कि यशपाल सिंह आखिर सोच क्या रहा था। क्या वह ईशा पटेल के प्रेमी हैं? ये सुनकर यशपाल सिंह लगभग उछल पड़ा। ये कैसे संभव है? ईशा पटेल को तो मुंबई की सबसे खूबसूरत महिला कहा जाता है। मुंबई में ज़्यादातर लोग मानते थे कि ईशा पटेल सिर्फ किसी बड़े पूंजीपति या छिपे हुए अमीर खानदान के उत्तराधिकारी से ही शादी कर सकती हैं। लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि मेरे सामने बैठा यह आदमी अर्जुन कपूर ईशा पटेल का प्रेमी है। यह एक मजाक है। यह अर्जुन कपूर तो बस हैदराबाद का ही रहने वाला है। नहीं, जगत बंसल के अनुसार अर्जुन कपूर तो एक छोटे शहर के साधारण परिवार से हैं। एक साधारण व्यक्ति ईशा पटेल का पति कैसे बन सकता है? अगर यह खबर मुंबई में फैली तो शहर में भूचाल आ जाएगा। बॉस, अर्जुन और ईशा पटेल सच में एक परफेक्ट जोड़ी हैं। क्षण भर में ही यशपाल सिंह का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। अब वह अर्जुन कपूर की तारीफों के पुल बांध रहा था। क्यों? क्योंकि उसे अब समझ आ गया था कि अर्जुन कपूर के पास सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि सत्ता भी थी। ईशा पटेल के पिता को पटेल परिवार के दूसरे उत्तराधिकारी के रूप में माना जाता है। इसका मतलब है कि भविष्य में ईशा पटेल पटेल परिवार में बेहद महत्वपूर्ण होंगी और यशपाल सिंह तो मुंबई के सिर्फ एक दूसरे दर्जे के अमीर परिवार से था। जब मैं ईशा पटेल के प्रेमी से मिला हूं तो मुझे सम्मान दिखाना ही पड़ेगा। बॉस अर्जुन, मैं आपके साथ साझेदारी करने के लिए तैयार हूं। यशपाल सिंह ने तुरंत कहा, मुझे माफ़ करना लेकिन मुझे तुम्हारी साझेदारी में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम अब जा सकते हो। अर्जुन कपूर ने सीधे हाथ हिलाते हुए कहा, जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे तुमसे कोई लेन देन नहीं करना। इसके अलावा दया पटेल इस समय मुझसे मिलने आई है। इसका मतलब है कि कुछ महत्वपूर्ण बात होगी। मैं तुम्हारे साथ समय बर्बाद नहीं कर सकता। बॉस अर्जुन, कृपया एक बार और सोच लीजिए। यशपाल सिंह ने फिर से कोशिश की। अब स्थिति पूरी तरह बदल गई थी। पहले अर्जुन कपूर उससे व्यापार की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अब वह अर्जुन कपूर से विनती कर रहा था, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम नहीं गए तो मैं सिक्योरिटी बुला लूंगा। अर्जुन कपूर ने असहनीय स्वर में कहा, हे भगवान, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। यशपाल सिंह को बेहद पछतावा हुआ। अगर मुझे पहले पता होता कि अर्जुन कपूर पटेल परिवार का दामाद है तो मैं कभी भी उसके सामने घमंड नहीं करता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बॉस अर्जुन, मैं अंधा था। कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। जाने से पहले यशपाल सिंह ने बहुत ही विनम्रता से माफ़ी मांगी। बॉस अर्जुन, मुझे माफ़ कर दीजिए। जगत बंसल ने धीरे से कहा, मेरा इरादा सिर्फ व्यापार करना था, इसलिए मैं तुम्हें यशपाल सिंह से मिलाने लाया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि यह आदमी इतना घमंडी होगा। ठीक है, मैं समझता हूँ। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। तुम्हारा इरादा अच्छा था, लेकिन यह आदमी खुद को बहुत ऊंचा समझता था। शुक्रिया बॉस। बस अर्जुन, मैं अब चलता हूँ। जगत बंसल ने जल्दी से कमरे से निकलते हुए अर्जुन कपूर और दिया पटेल को अकेला छोड़ दिया। दिया, तुम अचानक क्यों आए? अब जब कोई और नहीं था। अर्जुन कपूर ने पूछा, जीजू, क्या आपने मेरे भाई यशवर्धन पटेल से मुलाकात की थी? दया पटेल ने गंभीर स्वर में पूछा। यशवर्धन पटेल? हाँ, जब तुम और ईशा पटेल यादव परिवार से 10 अरब वसूलने गई थी तब हम उससे मिले थे। क्या हुआ? अर्जुन कपूर ने जवाब दिया। सच में मेरे भाई ने हाल ही में पूरे परिवार में आपकी चर्चा शुरू कर दी है। अब पूरा पटेल परिवार आपके बारे में बात कर रहा है। जीजू, आप इस समय हमारे परिवार में सबसे चर्चित विषय बन गए हैं। फिर दिया पटेल ने चिंतित होकर कहा, कुछ लोग जो भविष्य में मेरी बहन के खिलाफ पटेल परिवार का उत्तराधिकारी बनने की योजना बना रहे हैं, अब आपको एक बाधा मान रहे हैं। मुझे डर है कि वे जल्द ही कुछ कदम उठा सकते हैं और मुझे लगता है कि यह खबर जल्द ही पूरे मुंबई में फैल जाएगी। जब ऐसा होगा तो मेरी बहन के कुछ बेहद शक्तिशाली प्रेमी भी नाराज हो सकते हैं। वे आपसे बदला लेने की कोशिश कर सकते हैं। जीजू, आपके लिए स्थिति अनुकूल नहीं है। खासतौर पर एक व्यक्ति। जब दिया पटेल ने इस व्यक्ति का नाम लेने की कोशिश की तो उसके चेहरे पर और भी चिंता झलकने लगी। कौन? अर्जुन कपूर ने दिलचस्पी से पूछा। अध्याय 400 मल्होत्रा ग्रुप का युवराज तरुण मल्होत्रा। दया पटेल ने जवाब दिया। हालांकि मेरी बहन का पीछा करने वालों में ये लड़का सबसे अच्छा और सबसे शक्तिशाली नहीं है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा गुस्सैल और आवेगी है। वह लंबे समय से मेरी बहन का पीछा कर रहा है। अगर उसे पता चला कि मेरे जीजाजी और मेरी बहन साथ हैं तो यह आदमी शायद पागल हो जाएगा। हालांकि मल्होत्रा ग्रुप की ताकत पटेल परिवार जितनी नहीं थी, फिर भी वह द्वितीय श्रेणी के समृद्धा सिंह परिवार से कहीं अधिक शक्तिशाली था। तरुण मल्होत्रा के कुछ गलत संगति वाले दोस्त हैं। मुझे लगता है कि वह कुछ लोगों के साथ मिलकर हैदराबाद आ सकता है और मेरे जीजाजी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। इसलिए मैं यहाँ तुमसे बात करने आई। दया पटेल ने समझाया। वह आदमी बहुत आवेगी था और उसका मानना था कि मुक्का ही सबसे बड़ी ताकत होती है। दया पटेल को चिंता थी कि वह पागल आदमी उसके जीजाजी को परेशान करने आएगा या फिर उनके साथ झगड़ा भी कर सकता है। जब दिया पटेल ने ये कहा तो अर्जुन कपूर ने लापरवाही से हाथ हिलाया और बोले, मुझसे झगड़ा करने आ रहा है।
जो भी हो, झगड़ा करना भी कोई बड़ी बात नहीं, चाहे ग्रुप फाइट हो या वन ऑन वन, मैं आखिरी तक टिके रहने वाला हूँ। यदि सामूहिक झगड़ा हुआ तो उनके पास अग्निवीर प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप से लाए गए सैकड़ों अली बॉडीगार्ड थे। इसके अलावा उनके पास सोनागढ़ के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड बॉस वैदेही देशमुख का भी समर्थन था, जिसे अर्जुन कपूर ने ही आगे बढ़ाया था। अगर एक पर एक लड़ाई हुई तो यह और भी आसान था। अर्जुन कपूर की ताकत हाल ही में बहुत अधिक बढ़ गई थी। अगर तरुण मल्होत्रा अकेले लड़ने की हिम्मत करता तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती। जब अर्जुन कपूर और दया पटेल बातें कर रहे उसी समय हैदराबाद के एक आलीशान मैंशन में 7-8 लग्जरी कारें आकर रुकी। इन सभी कारों के नंबर प्लेट मुंबई के थे। मैंशन के लिविंग रूम में एक लंबा युवक गुस्से में बैठा था। यह कोई और नहीं बल्कि मुंबई के प्रसिद्ध बिजनेस टिकून मल्होत्रा ग्रुप का युवराज तरुण मल्होत्रा था। तरुण मल्होत्रा ने दया पटेल की उम्मीद से कहीं ज़्यादा जल्दी हैदराबाद पहुंच गया था। क्या तुम्हें पता चला कि वह अर्जुन कपूर कहाँ रहता है और उसका बैकग्राउंड क्या है? तरुण मल्होत्रा ने अपने साथी से पूछा। भाई तरुण, अभी तक सिर्फ इतना पता चला है कि वह हैदराबाद रॉयल कार्टन होटल में रह रहा है, बाकी कुछ नहीं पता चला, उसके साथी ने कमजोर आवाज में जवाब दिया। वे सभी राजधानी मुंबई से आए थे और हैदराबाद में ज़्यादा परिचित नहीं थे, इसलिए उन्हें जानकारी जुटाने में समय लग रहा था। बेकार लोग, तरुण मल्होत्रा ने गुस्से में चिल्लाया। मुझे लगता है कि हमें किसी लोकल आदमी से मदद लेनी चाहिए, तरुण के साथी ने सुझाव दिया। हम, तरुण मल्होत्रा ने सिर हिलाया। तभी बाहर पहरा दे रहा एक लड़का घबराते हुए अंदर दौड़ा। भाई तरुण, बाहर एक लड़का खड़ा है जो खुद को हैदराबाद के सबसे अमीर परिवार रेड्डी परिवार का सीधा सदस्य बता रहा है और वह आपसे मिलना चाहता है। उस लड़के ने परिचय दिया। रेड्डी परिवार हैदराबाद का सबसे अमीर परिवार। तरुण मल्होत्रा ने धीरे से बुदबुदाया। हम तो वैसे ही किसी लोकल आदमी की तलाश कर रहे थे और यहाँ एक अमीर आदमी खुद चलकर आ गया, ये तो और भी बड़ी है। जल्द ही एक गोरा और ठंडे चेहरे वाला युवक अंदर आया। नमस्ते श्रीमान तरुण, उस युवक ने बहुत सम्मान के साथ अभिवादन किया। तुम कौन हो? तरुण मल्होत्रा ने पूछा। मैं युवराज तरुण, मेरा नाम जयंत रेड्डी है और मैं हैदराबाद के सबसे अमीर रेड्डी परिवार का सीधा सदस्य हूँ। जयंत रेड्डी ने खुद का परिचय दिया। इसके अलावा जयंत रेड्डी प्रिया रेड्डी का सगा भाई था। जयंत रेड्डी अपनी बहन की बिना शादी के प्रेगनेंसी को लेकर बहुत गुस्से में था। पहला व्यक्ति जिससे वह बदला लेना चाहता था वह अर्जुन कपूर नहीं था, बल्कि वह आदमी था जिसने उसकी बहन को गर्भवती किया था। लेकिन जब उसे पता चला कि वह आदमी दिल्ली के सबसे अमीर परिवार से आता है तो उसने तुरंत बदला लेने का विचार छोड़ दिया। अगर मुझे 100 नहीं 1000 बार भी हिम्मत दी जाए तब भी मैं राजधानी के अमीर खानदान के वारिस से पंगा नहीं लूंगा। ये तो सीधे मौत को बुलावा देने जैसा होगा। इसके बजाय जयंत रेड्डी ने सोचा कि वह उस आदमी को अपनी बहन से शादी करने के लिए मना सकता है ताकि रेड्डी परिवार और भी ऊपर जा सके। लेकिन जल्द ही उसे बताया गया कि वह आदमी पहले से ही एक और भी अधिक शक्तिशाली परिवार की लड़की से सगाई कर चुका था। इसके मुकाबले उनका रेड्डी परिवार कुछ भी नहीं था। तो मैं अब क्या करूं? जयंत रेड्डी को कोई और उपाय नहीं सूझा। लेकिन तभी उसने सुना कि प्रिया रेड्डी को अर्जुन कपूर ने ठुकरा दिया था। अब जयंत रेड्डी ने सारा गुस्सा अर्जुन कपूर पर निकालने का फैसला किया। मैं दिल्ली के अमीर खानदान से लड़ नहीं सकता, लेकिन अर्जुन कपूर जैसे छोटे आदमी से तो निपट सकता हूं। रेड्डी परिवार को लगता था कि अर्जुन कपूर उनकी चप्पल के नीचे कुचले जाने लायक एक कीड़ा मात्र था, लेकिन उनकी यह भारी भूल थी, क्योंकि अर्जुन कपूर अब इतना बड़ा बन चुका था कि वह खुद रेड्डी परिवार को चुनौती देने के काबिल हो गया था। इस रात जब जयंत रेड्डी को पता चला कि तरुण मल्होत्रा अर्जुन कपूर से बदला लेने के लिए हैदराबाद आया है तो उसने खुद को उनके साथ जोड़ने का फैसला किया। अब तरुण मल्होत्रा और जयंत रेड्डी ने मिलकर अर्जुन कपूर के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। दूसरी ओर अर्जुन कपूर दया पटेल को विदा करने वाले थे, तभी उनका फ़ोन बजा। फ़ोन पर ईशा पटेल थी। ईशा, तुम पटेल परिवार में कैसी हो? फ़ोन उठाते ही अर्जुन कपूर ने पूछा। सब ठीक चल रहा है। दादाजी मुझे बहुत पसंद करते हैं और वे मुझे जल्द ही एक महत्वपूर्ण पद देने वाले हैं। मैं यहाँ अपने परिवार का काम खत्म कर लूँ, फिर तुरंत तुम्हारे पास आऊँगी, ईशा पटेल ने कोमल स्वर में जवाब दिया। वैसे मैं तुम्हें ये बताने के लिए कॉल कर रही थी कि मुझे पता चला है कि वह पागल तरुण मल्होत्रा हैदराबाद आ चुका है। मुझे लगता है कि वह तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी करेगा, ईशा पटेल ने चेतावनी दी। अगर वह सच में ऐसा करता है तो मुझे बताना, मैं उसकी क्लास ले लूँगी। नहीं, मैं खुद देख लूँगा, अर्जुन कपूर बोले। तभी सिस्टम की आवाज़ गूंजी। डिंगस्थाई मिशन तरुण मल्होत्रा को करारी हार दो और उसे मुंबई वापस भेजो। पुरस्कार रोल्स रॉयस ग्रुप के 6% शेयर। अनुभव अंक 361। सिस्टम ने एक नया मिशन जारी किया। असल में बिना इस मिशन के भी अर्जुन कपूर वही करने वाले थे, तरुण मल्होत्रा को सबक सिखाना और उसे मुंबई वापस भेजना। लेकिन अब सिस्टम ने यह नया टास्क जोड़ दिया। तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें रोल्स रॉयल्स ग्रुप के 6% शेयर और 361 अनुभव अंक बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के मिल जाएंगे? ये तो सचमुच सोने पर सुहागा हो गया। ईशा, तुम्हें हैदराबाद की किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है।
मैं सब संभाल लूंगा, तुम्हें बस अपने परिवार की जिम्मेदारियों पर ध्यान देना है। अर्जुन कपूर ने ईशा पटेल को याद दिलाया। ठीक है, लेकिन अगर कोई बात हो तो मुझे जरूर बताना। ईशा पटेल ने सिर हिलाया। अर्जुन कपूर फोन काटने ही वाले थे कि ईशा पटेल ने अचानक कहा, वैसे एक और बहुत ज़रूरी बात है। तो दोस्तों, अगर यह स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और हाइप देना मत भूलना। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।